हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. प्लीज बी सीटेड. हाँ जी, मैं लेट हो गया आज, बट मैं तो अंदर चाय पी रहा था बैठ के. नहीं, आपको रात को एक मैसेजेस पढ़ रहे थे आप, चैट्स बच्चों के. बच्चा एक लिख रहा है कि सर लॉ तक तो हैंग हो जाते हैं. तो मैंने क्या लिखा था, मैं कहा चलो बेटा मैं 15 मिनट लेट शुरू कर दूंगा. वाह सर कह रहे हैं सर लेट शुरू करोगे तो लेट ख़त्म भी करना. नहीं, मैंने बोला था बेटा मैं बच्चों का भी साथ दूंगा, वाह सर का भी दूंगा. वो मैं देखता हूँ माहौल में बनाता हूँ क्या बनता है. नहीं, अब आप मुझे बताओ, 3 बजे के बाद का तो अभी बात ही नहीं करते. अभी बात ये है कि टैक्स की क्लास 45 पे ख़त्म होती है, 12:45 पे. 1 बजे शुरू करना है तो मैं तो 12:30 बजे फ्री हो जाता हूँ अपने कमरे से. दूसरे वाले थे ना, मेरा जो सितंबर का बैच है वो 12:30 ख़त्म हो जाता है. अब मैं 1 बजे शुरू करूँगा तो भी ठीक है मेरे लिए. तो मेरे को तो 1 बजे शुरू करने में भी कोई प्रॉब्लम. कल मैंने 1 बजे शुरू कर दी थी पूरी. मेरे को घर से नहीं आना, आई एम हेयर ओनली. मेरी मॉर्निंग क्लास होती है ना वहाँ पे. तो अब पूरे 1 बजे करें शुरू. अब 15 मिनट का ब्रेक या आधे घंटे का ब्रेक? 1:15. चलो 1:15 शुरू करेंगे, ठीक है. अब एंडिंग कितने बजे करेंगे? 3 बजे ही छोड़ देंगे. जाओ और बोलो, अभी कोई प्रॉब्लम? अब इसमें तो मैं वैभव सर के साथ हुआ नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ. तुम्हारे साथ हो गए वैभव सर नाराज हो जाएंगे. चलो 3-5 कर लेते हैं. 3-5 उसमें क्या होगा ना, तुम भी जीत गए, वैभव सर भी कह रहे थे लेट छोड़ो, मैंने थोड़ा लेट भी छोड़ दिया है कि नहीं है. चलो 1:15 पे शुरू करेंगे कल से. अभी आज की क्लास में क्या पढ़ना है? एलएलपी शुरू किया था हमने लास्ट क्लास में. ओके, कोई बच्चा सिर्फ इतना बताएगा, कल की क्लास में हमने एलएलपी में कुछ किया था, सेक्शन कोई शुरू किया था या इंट्रोडक्शन ही चल रहा था? सेक्शन 5 किया था, ठीक है. हाँ जी, इंट्रोडक्शन करते हैं एलएलपी की. हमने कल कर रहा था एलएलपी कब आई थी, डेट्स पढ़ी थी. एलएलपी का स्ट्रक्चर में बोला था कि 80 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं. एलएलपी की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है बेटा? किसी को ध्यान है एलएलपी की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक बात है, बिल्कुल. बच्चों नीड क्या थी बेटा? प्रॉब्लम किस में थी बताओगे? प्रॉब्लम थी पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम थी, कोई बताएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी. और कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. हर चीज लॉ से पूछ के करनी पड़ेगी. तो इन दोनों का ऑल्टरनेटिव चाहिए था और हमने उसके लिए एक नया ऑप्शन सोचा. क्या ऑप्शन? एलएलपी. कि ये मैंने करवा दिया था रीड सारा. ये बताना एलएलपी का मीनिंग एंड कंसेप्ट करा दिया था रीड. अच्छा, ये होमवर्क में था, कुछ था इसके अंदर मुश्किल? कुछ भी नहीं था. डेफिनेशन अभी टच नहीं करी मैंने, ठीक है जी, डेफिनेशन को छोड़ देते हैं. इफेक्ट ऑफ अदर लॉ भी नहीं डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस नहीं किए. हमने सेक्शन कौन सा शुरू? एडवांटेजेस कराई थी? नहीं, ये भी नहीं कराई थी, ठीक है. अभी हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा था? सेक्शन नंबर 5, पार्टनर्स. बताओगे एलएलपी के पार्टनर के लिए लॉ ने मना किया. पागल लोग पार्टनर नहीं बन सकते, जो इंसॉल्वेंट हैं वो नहीं बन सकते, जिन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है वो भी नहीं बन सकते. लेकिन लॉ ने बोला इंडिविजुअल लोग पार्टनर बन सकते हैं. एलएलपी बन सकती है, फॉरेन एलएलपी बन सकती है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी बन सकती है. हाँ जी बताओ, ये सब बन सकते हैं. व्हाट अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कॉर्पोरेशन सोल्ड? ये अलाउड है या ये नॉट अलाउड है? ठीक है सर, ये हम लोगों ने कर लिया था. किसी को कोई डाउट है कल की क्लास पे बेस्ड? आज मौसम कैसा सा हो गया ना, ठंडा मौसम हो गया है ना. अच्छा हो गया. चलो अभी कुछ शुरू करें आज की क्लास में नया. सेक्शन 6 बहुत सिंपल सा सेक्शन, 1 मिनट देंगे सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं है. बताओगे हर एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? मैक्सिमम, ये लिखो मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट. हो गया जी, पहला सब सेक्शन खत्म. एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. लो जी सर, पार्टनरशिप में किसी को याद है मैक्सिमम की लिमिट?
वो कंपनी लॉ कहता है जी 50 की लिमिट रखो पार्टनरशिप में, बट एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी पार्टनर करो। बोलो जी क्या बात क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट सुनना, 6 सब सेक्शन 2 आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, फिर भी रिकॉल करती है। एक एलएलपी है, 2 पार्टनर्स है, कौन कौन? अजय विजय। एक एलएलपी के 2 पार्टनर्स हैं, अजय और विजय। ओके, एक दिन विजय को छोड़ दी है एलएलपी। विजय एलएलपी छोड़ेगा तो एलएलपी में तो फिर अकेला अजय बचेगा। हाँ भाई, अब क्या करें? विजय ने अजय को बोला भाई मुझे जाना, मेरा हिसाब कर दे, मैं चला। अजय बोला यार तू चला जाएगा, मैं अकेले कैसे करूंगा? विजय बोला वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अब तबीयत अलाउ नहीं कर रही, मुझे छोड़नी है एलएलपी। और एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा था कि जब भी किसी पार्टनर की तबीयत खराब हो तो वो छोड़ सकता है। तो वो पार्टनर विजय क्या बोला, भाई एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब समझ गए आप लोग? मेरा कैपिटल मुझे, जो भी मेरा हिसाब बनता है, मेरा हिसाब मुझे दे दो, जो प्रॉफिट्स वगैरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मुझे दे दो, मैं चला। विजय बोल के निकल गया। तारीख क्या है आज? 18 फरवरी 2026 को विजय बोल के निकल लिया। अब बोलो जल्दी से, अच्छा अजय अकेला रह गया, क्या अजय को कंटिन्यू करना चाहिए या अजय को बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या अजय को पहले एक और पार्टनर ढूंढना चाहिए और फिर कंटिन्यू करना चाहिए? अजय अकेले नहीं करना चाहिए, अजय को एक पार्टनर, अजय ढूंढ रहा है एक पार्टनर और अकेला ही रह गया, अभी उसे एक अगला पार्टनर नहीं मिला। लोग कहते हैं अजय 6 महीने देते हैं आपको, 6 महीने में नया पार्टनर ढूंढ लो। क्या बात क्लियर है? अगर अजय 6 महीने के अंदर नया पार्टनर ढूंढ लेता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट लॉ कहता है अगर अजय अकेला ही बिजनेस करता रहा और 6 महीने से ज्यादा हो गए, अजय अकेला ही बिजनेस करता रहा और 6 महीने से, 17 फरवरी को छोड़ के गया था विजय, 17 फरवरी से 6 महीने गिनेंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 17 अगस्त गुजर गया या 18 अगस्त गुजर गया, 25 अगस्त आ गया, क्या 6 महीने गुजर गए? 6 महीने से ज्यादा हो गए? बोलो, 6 महीने से ज्यादा हो गए। अजय अकेले ही बिजनेस कर रहा है। लॉ कहते हैं अब अजय को सजा मिलनी चाहिए, अजय को सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए सजा? लॉ ने उसे कितना टाइम दिया था? और 6 महीने के बाद भी वो अकेला ही है। एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? अजय 2 पार्टनर्स नहीं तैयार कर पाया, दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढ पाया, तो अजय को 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए था? अगर नया नहीं मिल रहा तो क्या करो? एलएलपी का शटर डाउन कर दो। क्या बात क्लियर है? यस और नो? बट अजय बेवकूफी कर रहा है, जब उसे कोई और पार्टनर नहीं मिल रहा तो वो बिजनेस क्यों करी जा रहा है? लॉ कहता है 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब खड़ी होगी? 6 महीने के बाद अगर उसने बिजनेस किया तो 6 महीने के बाद जो भी एलएलपी की लायबिलिटीज होंगी ना, जो भी लायबिलिटीज एलएलपी की लायबिलिटीज होंगी उसको एलएलपी भी पे करेगी और ये पार्टनर अजय भी पे करेगा। मान लो 6 महीने के दौरान एलएलपी ने लोन लिया था 5 करोड़ का, ये जो लोन लिया गया था ये 6 महीने के दौरान लिया गया था। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो लायबिलिटीज 6 महीने के, एग्जाम्पल 25 अगस्त को एक लोन लिया गया था 7 करोड़ का, 7 करोड़ का लोन 25 अगस्त को लिया था, 6 महीने के बाद लिया था। ये लोन किसने लिया था? एलएलपी ने। किसने लिया था? एलएलपी ने। अगर एलएलपी लोन ले रही है तो वापस भी कौन करेगी? किसकी लायबिलिटी है? एलएलपी वापस करेगी 7 करोड़। बट लॉ कहता है क्योंकि अजय गलती कर रहा है, इस 7 करोड़ के लिए एलएलपी भी लायबल और अजय भी लायबल, दोनों इंडिविजुअली लायबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 7 करोड़ एलएलपी भी देगी 7 करोड़ अजय भी देगा, ना 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 ना। मान लो एलएलपी इनसॉल्वेंट हो गई, 7 करोड़ दे ही नहीं पाई, 3 करोड़ दे पाई। अब जो 4 करोड़ बचा वो किसको देना पड़ गया? अजय को देना पड़ेगा क्योंकि अजय की गलती है। बोलो बच्चे क्या बात क्लियर? जो भी लायबिलिटीज 6 महीने के बाद होंगी एलएलपी की वो एलएलपी चुकाएगी और साथ में वो जो अकेला पार्टनर है अजय वो चुकाएगा। गलती क्योंकि अजय से हुई है। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चे, कंसेप्ट समझ आया? लेकिन ये 5 करोड़ की लायबिलिटी कौन चुकाएगी? अगर एलएलपी नहीं चुका पा रही, अजय नहीं चुकाएगा 5 करोड़ की लायबिलिटी। याद है सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी की लायबिलिटी अजय क्यों चुकाए? 5 करोड़ के लिए अजय लायबल नहीं है, अजय इज लायबल फॉर 7 करोड़। रीजन बताओ क्यों?
6 महीने में उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, 6 महीने की लाइबिलिटीज के लिए भी उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उसे जो भी कहा जाएगा 6 महीने की लाइबिलिटीज के, 6 महीने के बाद जो लाइबिलिटीज आएंगे उसके लिए कहा जाएगा। बोलो बेटा, आया समझ? आवाज नहीं आई? अभी कुछ नहीं पढ़ना किताब से, अभी बोलो कहानी समझ आ गई? आवाज नहीं आई? चलो जी, अब देखते हैं क्या लिखता है लॉ मेकर, जरा ध्यान से देखना। हाँ जी, इफ एट एनी टाइम, पहला तो सवाल यह आया, एट एनी टाइम हिंदी, किसी भी समय एलएलपी के जो पार्टनर हैं वो 2 से कम हो गए। अजय विजय में कौन छोड़ के चला गया? विजय। एनी टाइम कब छोड़ गया था? 17 फरवरी को। एंड एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number is so reduced। हिंदी बोलोगे, while the number is so reduced, मतलब 2 से कम हो गए और एलएलपी फिर भी अपना बिजनेस कर रही है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर, ये कौन से पर्सन की बात हो रही है? द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर। आज तेरी बात हो रही है। हाँ जी, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन द बिजनेस, इसका मतलब समझाओगे? ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन द बिजनेस, 6 महीने के दौरान अगर अजय पार्टनर है, यस और नो? हाँ जी। आफ्टर दो 6 months, मतलब 6 महीने के बाद अगर अजय पार्टनर है और अजय को नॉलेज है, किस बात की नॉलेज है अजय को? दैट इट इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस विद हिम अलोन। मतलब समझाओगे? अजय 6 महीने के बाद पार्टनर है और उसे ये बात पता है कि मैं अकेला हूं, अजय को ये बात पता है, तो ले बेटे अजय सुन फिर, ही इज लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कौन सा पीरियड? दैट पीरियड का मतलब यहां क्या लेना पड़ेगा? आफ्टर 6 months। समझ आई अजय की स्टोरी? आवाज नहीं आई? अजय की स्टोरी क्लियर है? सेक्शन कौन सा कंप्लीट करें? 1 मिनट में माइक प्लीज। अरे कहां गए रवि? यार एक बंदा रखो ना माइक के लिए क्लास में, कोई भी नहीं है। हाँ जी, मेरा डाउट, माइक लाइएगा। रौनक किसी को भी दे दो माइक, किसी को भी, ये तुम्हारा मर्जी, जिसको मर्जी दो, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। हाँ, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो सर, सृष्टि नाम है। डर तो नहीं लग रहा? नो सर। फाउंडेशन पढ़े हो मेरे से? फिर तो मेरी आदत का पता है। हाँ, मेरा डाउट लग भी रहा होगा तभी माइक तुम्हें ही दूंगा। नहीं, मान लो कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़ा ही नहीं, सीधा इंटर में आया। अभी इंटर पिछले बैच में था एक बच्चा, वो टॉपर है, उसकी AIR 4 है फाउंडेशन में, कहीं और से पढ़ा है, हमारे पास इंटर में आया, उसको माइक दे दिया मैंने। भाई साहब उसकी मतलब वो ऐसे हो रहा था बाइक के ऊपर उसका। मैं कहा बेटा व्हाट हैपेंड? नो सर, था बड़ा स्ट्रिक्ट बच्चा, बड़ा स्ट्रिक्ट है वो। नो सर, आई नो आई कैन आंसर। मैं कहा तेरा बीपी ना डाउन हो जाए, तू रुक जा भाई, तू आंसर कर सकता है, मेरे को डर लग रहा है। हाँ जी सृष्टि, 6 रिपीट, 1-2 मिनट में फटाफट। व्हाट इज 6? पूरा 6। सर 6 में ये है कि एटलीस्ट जो एलएलपी में 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और फिर एट एनी टाइम अगर पार्टनर्स जो हैं 2 से कम हो जाते हैं तो और 6 months के बाद उसको नॉलेज है कि और वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है ये नॉलेज होते हुए कि एक ही पार्टनर बचा है, तो 6 months के बाद जो भी लाइबिलिटी होगी वो वही जो है बोरो करेगा एलएलपी एंड वो पार्टनर मिलके। वेरी गुड, क्या बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन दी इसने 6 की? चलिए थैंक यू बेटा। अब हम चलते हैं क्लास कौन से सेक्शन पे? 7 तो थोड़ा लंबा लग रहा है। वो आजकल चल नहीं रही मीम जो आई है, मेरी बेटी को 7 दिख जाए ना, शी इज इन 3rd क्लास, उसके सामने बोल दूं ना 7 कहेगी पापा 6-7, मतलब वो हर जगह यही गलती रहेगी, पापा 6-7। मैं कहा व्हाट इज दिस 6-7? अभी 7 से मुझे उसकी वो डायलॉग याद आ गया, पापा 6-7। हाँ जी, मेरा अभी हमने 6 ही पढ़ा और अब हम 7 पढ़ रहे हैं। देखिए वो आपने इंस्टा पे चल रही है आजकल वायरल। हाँ, मेरा डाउट अभी देखो। हाँ नहीं, मैं भी देखता हूँ इंस्टा, मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज है। हाँ, तो मेरे को क्या समझ रहे हो, मैं पाठ पूजा करने वाला बंदा हूँ क्या? धार्मिक हूँ क्या मैं सिर्फ? ओके, अब सेक्शन कौन सा आया? सेक्शन नंबर 7। आओ जी, 7 है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, ध्यान से 7 है, अभी पढ़ेंगे। 8th है डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी का। 7 बात करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर की, 8th बात करेगा उसकी लायबिलिटी की, 9 बात करेगा अगर उसमें कोई चेंजेस हो गई, यानी तीनों डेजिग्नेटेड पार्टनर के सेक्शन है। 7 बात करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर की, 8th बात करेगा उसकी लायबिलिटी की, 9th बात करेगा उसकी, और 10th बात करेगा अगर आपने इन तीनों सेक्शनों को नहीं माना तो उसकी पेनल्टी की। अगर आप 7 नहीं मानते, 8 नहीं मानते, 9 नहीं मानते, तो पेनल्टी कहां पे है? 10 में। तो 4 सेक्शन कनेक्टेड है, 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9 किसके हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर के। तो 10 भी किसका है? पेनल्टी का।
पेनल्टी कब लगेगी? जब हम 7, 8 या 9 को नहीं फॉलो करें। बोलो, कर दूं शुरू? हाँ जी, आवाज नहीं आई भाई, कर दे शुरू। ये लो जी, मेरा डाउट अभी कौन सा आया? ओके, ये देखो मैंने एक स्टोरी बनाई, सब बच्चे स्टोरी देखो। एक एलएलपी है। यार तुम्हें पता है मैं सीरियस होकर पढ़ा ही नहीं सकता, तुम्हें मैं सीरियस फॉर्म में चाहिए? नहीं, मेरे को ना, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। मैंने, हाँ आप पढ़े हो कभी मुझसे फाउंडेशन में? सीरियसली पढ़ाया मैंने कभी? चलो शुरू करते हैं स्टोरी। एक एलएलपी है, नाम रखते हैं स्मार्ट माइंड एलएलपी। एलएलपी का नाम स्मार्ट माइंड एलएलपी। मानो अभी मैंने नहीं सिखाया डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, कोई दिक्कत नहीं, अज्यूम कर लो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, रवि एंड रजिस्ट्रार का नाम क्या है? और विलियन कौन है? विलन कौन है हमारे यहाँ पे? डंडा ऑफ लॉ, ये हमारा विलन है। ओके, मेरा सवाल, लो जी शुरू करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर का। स्मार्ट माइंड एलएलपी इज फॉर्म्ड, एक एलएलपी फॉर्म हुई है, नाम है पार्टनर आस्क। पार्टनर आपस में बातें कर रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा, जिम्मेवारी किसकी होगी? पार्टनर आपस में बातें कर रहे हैं। लॉ क्या जवाब देता है पार्टनर के इस क्वेश्चन का? बताना। लॉ कहता है मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेवारी लेंगे लॉ की, कुछ नहीं समझना अभी, सिर्फ स्टोरी सुनो। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें से एक तो इंडिया में रहता होना चाहिए, दोनों इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, या एक तो रेसिडेंट होना चाहिए? एक तो रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ जी, मोरल क्या बताया मैंने? पार्टनर सब हो सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेदार होता है। अब मतलब समझाओगे ब्रेक मार के? एक होता है पार्टनर और एक होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर कोई भी बन सकता है, लेकिन वो पार्टनर होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर एंड अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? पार्टनर तो पैसे लगाओ तो मेरे एलएलपी के पार्टनर बन सकते हो, बट पार्टनर बनने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सारी लॉ में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी 7 में, थोड़ी देर के बाद। अब 8 क्या बात करता है? लायबिलिटी ऑफ एलएलपी ने रिटर्न फाइल करना भूल जाती है। ओहो, एलएलपी ने कोई रिटर्न फाइल करना था, बट एलएलपी रिटर्न फाइल करना भूल जाती है। बताओ जिम्मेवारी किसकी थी? आरओसी पूछता है कौन जवाब देगा? एलएलपी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, जवाब कौन देगा? बोलो। लॉ कहता है कंप्लायंस की जिम्मेवारी किसकी थी? तो अगर रिटर्न जमा नहीं हुआ तो जिम्मेवारी किसकी? पेनल्टी कौन भरेगा? मोरल बताओ, अथॉरिटी के साथ फ्री में आती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर कोई रिटर्न जमा नहीं हुआ रजिस्ट्रार के पास तो पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब आप बताओ 7 और 8 में डिफरेंस क्या है? 7 सिंपल बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बातें होंगी, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। 8 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि भाई कोई कागज जमा नहीं हुआ, कोई बुक में कोई रिटर्न जमा नहीं हुआ, तो बेटा लायबिलिटी तेरी होगी, तो पनिशमेंट इसको देनी पड़ेगी बेचारे को। क्या बात क्लियर? तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना। मान लो हम 6 लोग मिलकर एलएलपी बना लेते हैं, हम 6 दोस्त मिलकर एलएलपी बना लेते हैं। डेजिग्नेटेड भी 6 होने चाहिए या 2 चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। ए और बी को क्या बना दिया? डेजिग्नेटेड पार्टनर। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, अगर जिम्मेवारी इनकी है तो क्या ये फ्री में करेंगे या ये कोई सैलरीज वगैरह मांग सकते हैं? लिखा नहीं है, बट क्या ये बोल सकते हैं अगर हम इतनी टेंशन ले रहे हैं तो फिर हमारे को क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई सैलरीज तो दो। क्या बोलती है पब्लिक? समझ आया? अगला सवाल, सेक्शन 9 क्या होगा सर? फिर जरा पढ़ना। अभी मैंने कोई भी सेक्शन डिटेल में शुरू नहीं करा, अभी एक स्टोरी बना रहा हूं मैं आपके माइंड में। 9 क्या बात करेगा? चेंजेस इन अजय रिजाइन करता है एज अ डीपी। अजय ने छोड़ दिया एलएलपी को, डीपी की कुर्सी छोड़ दी, मतलब वो पार्टनर है एलएलपी का, बट वो कुर्सी से हट गया। कौन सी कुर्सी से? रवि सोचता है, 2 ही पार्टनर थे, रवि और अजय। अब रवि सोचता है आरओसी को बताने की क्या जरूरत, आरओसी को बताने की क्या जरूरत? अजय रिजाइन कर गया, अब वो डीपी नहीं है, आरओसी को क्यों बताना? लॉ मेकर क्या बोलते हैं? डीपी चेंज मस्ट बी इंटीमेटेड टू। अब आप बताओ, अगर अजय चला गया, क्या रवि को एक बंदा और चाहिए होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर? उसने पुलकित को रख लिया एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। बताओ क्या आरओसी को बताना पड़ेगा कि रवि चला गया, सॉरी अजय चला गया और अजय की जगह
पुलकित आ गया, हाँ जी, डीपी चेंज छुपाया पेनल्टी पक्की, सुनाई दी ये लाइन। अगर डीपी चेंज हो गया और आपने आरओसी को नहीं बताया तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। मैम बैठ जाओ, अभी मैं बोलूंगा तभी। हाँ जी, मेरा सवाल तो एक बात बताओ, आप कभी भी डीपी चेंज करो, कोई मनाही नहीं है, बट ये बात किसको बतानी जरूरी है? आरओसी को। सेक्शन किसमें? 9 में। सर ना बताएं तो बेटे देखो पेनल्टी लगेगी, वो बात अलग है। लॉजिक क्या है? लॉजिक पे चलो। रजिस्ट्रार के पास भी तो बंदे का नाम होना चाहिए कि किसको पकड़ना है। अब तुमने बताया ही नहीं कि तुमने अजय की जगह पुलकित को रख लिया। रजिस्ट्रार नोटिस भेज रहा है अजय को, अजय कह रहा सर मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं तब हुई नहीं वहां पे। तो आरओसी को गुस्सा नहीं आएगा? यार अजय तो चला गया, तेरी जगह कौन आया मुझे ये बताना भी नहीं जरूरी, समझ रहे तुम लोग? क्या बात क्लियर है? 10 किसका है? कोई बच्चा बताएगा 10 किसका है? एलएलपी और डीपी ने कंप्लायंस इग्नोर किया। व्हाट इज दिस? एलएलपी और डीपी ने कंप्लायंस इग्नोर किया, दोनों ने लॉ फॉलो, तो अब लॉ का डंडा चलता है। लॉ से पेनल्टी एलएलपी पे भी लगेगी, और अगर सेक्शंस को नहीं माना, 7 को नहीं माना, 8 को नहीं माना, 9 को नहीं माना, तो पेनल्टी एलएलपी पे लगेगी या एलएलपी और उसके सारे पार्टनर्स पे लगेगी? ना सारे पे नहीं, एलएलपी पे भी और उसके। मोरल पढ़ना जरा, क्या आया बेटा बताओ जरा। एलएलपी एक्ट को तो पेनल्टी बड़ी मोटी है। लो जी, अब हमारे सामने 4 सेक्शंस आगे, एक बार जरा शुरू करें। कौन सा? 7 टॉक्स अबाउट। सब बच्चे पहली पॉइंट पे चलिए। सिर्फ इंडिविजुअल बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं? हाँ, सिर्फ कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? ब्रेक मारना जरा एक बार बोर्ड पे। देखो बेटा आराम से सुनो, बताओ एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर से पहले मुझे ये समझाओ, पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है या बॉडीज भी बन सकती है? बॉडी कॉर्पोरेट, क्या एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? एक एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? क्या एक कंपनी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, एलएलपी इंडियन होनी चाहिए या फॉरेन भी चलेगी? कंपनी इंडियन होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी भी चलेगी? इंडिविजुअल इंडिया के होने चाहिए या बाहर के भी चलेंगे? फॉरेनर्स भी चलेंगे, याद है? पार्टनर कोई भी हो सकता है। अब आते हैं किस पे? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लॉ ने ये दोनों मना किए, ये अलाउ किया। डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल होगा। कोई एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर तो बन सकती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों? जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी किसकी होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अब अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल हुआ तो उसको हम पकड़ सकते हैं। अगर वो एक एलएलपी हुई या वो एक कंपनी हुई, कोई बताएगा कंपनी और एलएलपी नेचुरल पर्सन हैं या आर्टिफिशियल्स? इनको हम कैसे पकड़ेंगे? इनकी जिम्मेदारी कैसे पकड़ेंगे? इसलिए हमें जिम्मेदारी के लिए सिर्फ कौन चाहिए? ह्यूमन बींग्स चाहिए, इंडिविजुअल्स चाहिए। तो पार्टनर कोई भी बन सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल बनेगा। अब इंडिविजुअल में चाहे आप इंडियन इंडिविजुअल हो, चाहे आप फॉरेनर हो, दोनों बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो बात क्लियर है? इंडिविजुअल बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपीज एंड कंपनीज नहीं बन सकती। बोलो क्लियर? आपको क्लियर है? हमें बोला एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम कितने पार्टनर्स? 2 क्या होने चाहिए? जो इंडिविजुअल होने चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं? जो सिर्फ इंडिविजुअल होने चाहिए। क्या बात क्लियर है? अच्छा, मैंने बोला था इंडिविजुअल इंडिया के होंगे या फॉरेनर भी अलाउड है? अरे दोनों अलाउड है। सर इतना चीखते क्यों? आराम से नहीं बोल सकते बेटा दोनों अलाउड है? नहीं, आप कहते हो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। बेटे दोनों अलाउड है। हाँ, कितना मजा आएगा ना इसको सुनने में। हाँ जी बेटे दोनों अलाउड है। अभी ठीक है? मेरा सवाल, दोनों के दोनों, अच्छा एक मिनट, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, यस या नो? इंडियंस या फॉरेनर्स? लेकिन लॉ कहता है एटलीस्ट उनमें से एक तो इंडिया का रेसिडेंट रखो। दोनों इंडिया के रेसिडेंट या दोनों में से एक? रेसिडेंट का मतलब जो कम से कम 120 दिन रहा था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहां पे रहा था? इंडिया में। रेसिडेंट का मतलब जो पूरा साल इंडिया में रहे या कम से कम 120 दिन रहे?
120 दिन रहे। सब बच्चे मेरी बात का जवाब देंगे। क्या बात क्लियर है? द टर्म रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन अ। क्लियर? अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा बताओगे जवाब उसका? कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो आपने जो बोला मैं तो वही लिखता हूं, मेरा दिमाग नहीं चलता। हाँ, अभी ईयर कौन सा ईयर बताओगे? 26 आ गया। 26 का कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। हाँ, तो मार्च में तो खत्म हो जाएगा ये, है ना? तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। सीए वालों, कैलेंडर ईयर 26 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। अब आप बताओगे, मेरा डाउट आप लोगों से, अजय और विजय दोनों कनाडा रहते हैं, दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं। अजय आ गया इंडिया, पंजाब का है वो। अजय 120 दिन रहेगा तो बन सकता है, यस और नो? क्या वो 120 दिन रह के निकल जाए कनाडा वापस, वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा? क्योंकि पूरा साल रहने को तो बोला नहीं है। अच्छा, अब देखना कई लॉज में ना ऐसा होता है। अब टैक्स पढ़ोगे, टैक्स में क्या पढ़ रहे हो अभी? इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, जीएसटी पढ़ रहे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जीएसटी पढ़ लो। जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, उसमें देखना वहां पे होगा रेसिडेंट के लिए ना पिछले साल का स्टे देखा जाएगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। बट एलएलपी में पिछले फाइनेंशियल ईयर का 120 दिन देखना है या ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर देखना है? लाइन पढ़ो, देखो बोर्ड पे बताना। 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। 25-26 में कोई रेजिडेंट कम माना जाएगा? जब 25-26 में वो 120 दिन इंडिया में रहेगा। आवाज नहीं आई? इस साल में मान लो कोई बंदा नवंबर में इंडिया आ गया था, उससे पहले वो कनाडा में था, अभी कब आया था? नवंबर इंडिया में रहा, दिसंबर रहा, जनवरी रहा, अभी फरवरी में भी इंडिया है। 120 दिन पूरे हो जाएंगे ना जिस दिन मार्च में, तब चला जाएगा कनाडा वापस। क्या इस साल रह के चला गया 120 दिन? तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा? यस और नो? यस सर। बोलो बच्चे, क्या बात समझ आ गया? तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2। बोलो बोलो बोलो, बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? अब मेरा अगला सवाल, अब मुझे इस बात का जवाब देंगे सब बच्चे। एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। एक एलएलपी है, उसके 2 पार्टनर्स हैं। एलएलपी के 2 पार्टनर्स अलाउड या नॉट अलाउड? एक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा पार्टनर है पीक्यूआर एलएलपी। हो, एक एलएलपी के 2 पार्टनर्स हैं, एक कौन है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा कौन है? बताओगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एक एलएलपी के जो 2 पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं या बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं? एक एलएलपी के दोनों पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। क्या पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? आवाज नहीं आई? अब बताओ डेजिग्नेटेड किसको बनाए? ये लोग नहीं बन सकते क्योंकि ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है। इनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नॉमिनी नहीं बोलना, क्या बोलना है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने यहां से मिस्टर ए को भेज दिया, आप चले जाइए। ए कौन है? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को रिप्रेजेंट कर दिया कि ए आप बन जाइए डेजिग्नेटेड पार्टनर। पीक्यूआर एलएलपी ने मिस्टर पी को भेज दिया, जाइए आप चले जाइए। अब मिस्टर ए और पी कौन हैं? दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एबीसी एंड पीक्यूआर। एग्री? अब आप बताओ इस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन माने जाएंगे? मिस्टर ए एंड मिस्टर पी। आई रिपीट, इस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन माने जाएंगे? मिस्टर। अब मजे की बात देखना, जब मैं लाइन अप बोलूंगा बाउंसर देखते किसको समझ आती है। हाँ, ये कैसे हो गया? ए और पी पार्टनर नहीं है बट वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। किसी को मेरा क्वेश्चन समझ आया? ऐसा कैसे हो गया कि ए और पी है ना, ए और पी क्या है इस क्वेश्चन में? क्या वो पार्टनर भी है? तो ये पॉसिबल है क्या पर्सन कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बट नॉट बी अ पार्टनर? हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा बट वो पार्टनर नहीं। क्या ये बात समझ आया बच्चों आपको? आवाज नहीं आई? अच्छा, अब ये तो आपको ये तो थोड़ा टेक्निकल था। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल। मैंने पहले ये कॉम्प्लिकेटेड को निपटाया। एक बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो
पार्टनर भी हो, उसका ये एग्जाम्पल बोर्ड पे है। अब उल्टा बोलता वाइसा वर्सा, एक एलएलपी के 6 पार्टनर है ABCDEF, क्या सारे डेजिग्नेटेड बनेंगे या कोई भी 2? मान लो B और C बन गए। अब आप बताओ ADEF, ये लोग पार्टनर तो हैं बट डेजिग्नेटेड नहीं है। क्या बात क्लियर है? तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया आपको। अब मेरे साथ ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे सब लोग बोर्ड पे से। हाँ जी, क्या कहता है ये वाला पॉइंट, जरा देखना। प्रोवाइडेड इफ इन LLP ऑल द पार्टनर्स आर, एक LLP के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर एक पार्टनर इंडिविजुअल है और दूसरा पार्टनर कौन है? तो हमें तो 2 इंडिविजुअल चाहिए, है ना? या तो वो 2 इंडिविजुअल्स आ जाए या उनके नॉमिनीज या रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी आ जाए। हमें नहीं, नॉमिनी वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नॉमिनीज किसके नॉमिनीज बेटा बताओ? नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट आ जाए। बोलो बच्चे, क्या बात समझ आ गया? आवाज नहीं आई? लो जी, हमें ये बात क्लियर है। सब सेक्शन 1 को फिनिश करना है, कमन फास्ट। सब सेक्शन 1 क्लियर। हर LLP में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2 में से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट बनने के लिए कितने दिन का स्टे? करंट ईयर में या पिछले साल में? अगर LLP के दोनों पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उनके नॉमिनीज बनेंगे। बोलो जी बोलो, क्या बात क्लियर है? हाँ जी, अब आप मेरे को अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। अब मेरे साथ सेकंड पॉइंट सुनो, मोड ऑफ बिकमिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर। हम बनेंगे कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर? अब आप मुझे बताओ, ABCDEF ये 6 कौन है? अब लॉ मेकर कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। ध्यान से सुनना, LLP एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। LLP एग्रीमेंट में 2 ऑप्शन 2 तरह से लिखा जा सकता है। ऑप्शन 1 ये लिख सकते हैं कि सपोज B और C ही क्या होंगे दोस्तों, बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। या ऐसा लिख सकते हैं कि A और B अप्रैल में डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, C और D मई में, E और F जून में, और फिर A और B जुलाई में। हाँ जी, C और D अगस्त में, और E और F सितंबर में, एंड सो ऑन। दोनों में डिफरेंस समझाओगे? पहले वाले ऑप्शन में हमने एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई B और C हैं, सिर्फ यही रहा करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी और किसी को हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का मौका ही नहीं दिया, सिर्फ B और C रहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमने क्या बोला? समय समय पे सब बनेंगे, कभी कोई बनेगा, किसी समय पे कोई बनेगा, किसी समय पे कोई बनेगा। इसमें हम सबको मौका देंगे। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड? 2 मिनट ऑफ लॉ कहता है दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। आप अपने एग्रीमेंट में कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, आप फर्स्ट लिख लो। कोई 2-3 बंदों का नाम बता दो कि यही हमेशा रहेंगे आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर आप चाहो तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो कि सबको बनाओ अपना समय समय पे, एक साथ सबको मत बनाओ। किसी को इस साल बना दो, किसी को अगले साल, या किसी को इस महीने बना दो, किसी को अगले महीने बना दो। क्या बात क्लियर है? सब लोग मेरे साथ सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे। इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, बेटा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होगा सब बच्चे बताओ? वो डॉक्यूमेंट जो हम ROC के पास जमा कराएंगे आगे जाके। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे मेंशन था कि कौन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, वही बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे मेंशन था कि B और C बनेंगे, तो कौन बनेंगे बच्चों? B और C। और या फिर अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा था कि जितने भी पार्टनर हैं समय समय पे वही बनेंगे, क्या बेटा? समय समय पे वर्ड दिख रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वही बनेंगे कमन फास्ट, तो वही लोग बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो बच्चे, क्या आपको ये 2 तरीके समझ आए? ये दोनों बातें कहां लिखी? अच्छा, दोनों में और है, और का मतलब दोनों में से एक चीज लिखी होगी आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे, जो भी लिखा होगा वैसे ही बनेगा आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो क्लियर है? अब मेरा सवाल सब बच्चों से, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कब चाहिए होता है? जब हम LLP को क्या कराने जाते हैं? इनकॉर्पोरेट रजिस्टर। हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा था B और C होंगे, तो B और C होंगे, है ना? अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, स्टार्टिंग में B और C को बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा था कौन बनेंगे? B, और हमने उनको बना दिया। अब LLP बन गई, 2 साल हो गए LLP को चलते हुए, B और C ही हैं क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब C रिजाइन करना चाहते हैं, C रिजाइन करना चाहते हैं, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। अब C की जगह किसको बनाए डेजिग्नेटेड पार्टनर? आवाज नहीं आई। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा था B और C बनेंगे,
अब बी में सी चला गया, सी जा रहा है छोड़ के, किसको बनाए? लॉ कहता है बाद में किसको बनाना है, उसके लिए एक बार क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बोलो? एलएलपी एग्रीमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा या एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा? एनी पार्टनर मे बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर, लाइन बड़ी प्यारी लिखी, कोई पढ़ेगा? एनी पार्टनर may become designated partner by and as per LLP agreement and a partner may cease to be, कोई नया पार्टनर बन भी सकता है और कोई छोड़ के भी, जो भी होगा किसके हिसाब से होगा? LLP एग्रीमेंट के हिसाब से। बस मेरा एक क्वेश्चन क्लियर कर दो, टॉपिक खत्म। LLP एग्रीमेंट के हिसाब से बनेंगे या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनेंगे? स्टार्टिंग में बनेंगे तो कैसे बनेंगे, लेकिन उसके बाद कभी चेंजेस करनी होंगी तो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? सबको समझ आ गया? सब सेक्शन 2 आवाज नहीं आई? सब सेक्शन 3 4 5 6 लो जी, पिद्दू पिद्दू से एक एक मिनट में दूंगा। पहले कौन सा? सब सेक्शन 3। किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे बनाना है, चल बे खड़ा हो, तू बन गया हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। वो कह रहा भाई साहब मैंने नहीं बनना, दो मारो कान के नीचे थप्पड़, बन बे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऐसे, या उसका पहले आराम से कंसेंट लेना है। सब सेक्शन क्या बोलता है? 3 क्या बोलता है? क्या लो उसका? किसका कंसेंट? किस बात का कंसेंट? कि तू हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार है। सब सेक्शन कौन सा बोलता है? 3 ले लिया। अब सब सेक्शन कौन से में आ जाओ? 4। उसका कंसेंट लेके आरओसी के पास जमा कराना पड़ेगा। सब सेक्शन 4 कहता है कंसेंट लो और आरओसी के पास जमा कराओ। बोलो जी 4 समझ आया? पॉइंट नंबर 4 के बाद कौन सा आया? 5 कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। हमें नहीं पढ़नी वो कंडीशंस, बस इतना, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कुछ ड्यूटीज और कंडीशंस है जो उन्हें माननी होंगी। हमें नहीं पढ़ना क्या ड्यूटीज और क्या कंडीशंस है, हमें बस इतना पढ़ना है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर कुछ ड्यूटीज और कंडीशंस होंगी। ये सबसेक्शन कौन सा बोलता है? 5। और सबसेक्शन 6, 1 मिनट देना बेटा, हम इंटर में पढ़ेंगे, फाउंडेशन में मुझे याद नहीं मैंने बताया या नहीं, आप बताना। क्या मैंने कभी ऐसा बोला था हर डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपके पास एक डिन नंबर होना चाहिए जो रजिस्ट्रार इशू करता है। डायरेक्टर बनने के लिए डिन चाहिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डीपीआईएन चाहिए। डीपी, व्हाट इज डीपीआईएन? ये नंबर कौन देता है? रजिस्ट्रार। एक बार देता है आपको ये नंबर। कैसे मिलता है? कंपनी लॉ में जो प्रोसीजर डिन के लिए है ना, वही सेम प्रोसीजर डीपीआईएन के लिए है। क्या बोला मैंने? अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? डीपीआईएन। क्या बात क्लियर है? और डीपीआईएन लेने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो डिन लेने का तरीका था। कौन से लॉ में? कंपनी लॉ में। लो जी, 1 मिनट में सब बच्चे 3 4 5 6 पढ़ के आएंगे, मैं वेट करूंगा। सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। अभी सुनूंगा, 2 मिनट देना जरा, सिर्फ 2 मिनट। अरे वहाँ कौन बैठे? रवि। वो जो लास्ट क्लास में जो नोट्स लगाए, इनको जो नोट्स दिए वो लगाया था आपने यहाँ पे, वो कहाँ पे है? जो नोट्स बच्चों को हमने दिए हैं एलएलपी के, जरा खोल देना। बेटा ये पार्टनर इंडियन होना चाहिए, डेजिग्नेटेड है। हाँ जी, सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया? क्या वर्ड आया था? मुतातस मुतांदिस। क्या मतलब है गंदे से वर्ड का? सैम टू सैम लिखो। मुतातस मुतांदिस मीन्स सैम टू सैम। बे सेम टू सेम लिख लो, सेम टू सेम।
क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, सब बच्चे लिख लो। कह रहे जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 153 से 159 है ना, बताइए सेक्शन कौन से 153 से 159? डिन के सेक्शन से। जो डिन के सेक्शन से 153 से 159 वही सेम सेक्शन किस पे लगेंगे? सेम टू सेम लगेंगे। मुतातिस मुतातिस मतलब सेम टू सेम लगेंगे किसके ऊपर? डी पिन के ऊपर। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? सब सेक्शन 543 किसी को डाउट है? बच्चा कुछ कह रहा था बीच में। हाँ बेटा, अच्छा ये तो आपको मैंने समझा दिया। और कोई डाउट किसी को? तो लो जी, आज की क्लास के लिए 7 सब सेक्शन 7 हमने फिनिश कर दिया। 1 मिनट और देंगे। 1, किसी को भी बनना अलाउड है डेजिग्नेटेड पार्टनर या सिर्फ इंडिविजुअल को? सारे रेजिडेंट या एक रेजिडेंट? अगर बॉडी कॉर्पोरेट सी पार्टनर हो तो उनके नॉमिनीज बनते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। सब सेक्शन 2 बनने का तरीका, स्टार्टिंग में बनना है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनेंगे, बाद में बनना है तो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से बनेंगे। सब सेक्शन 3 उससे कंसेंट लेंगे, आरओसी के पास जमा कराएंगे। डीपी के ऊपर कुछ कंडीशन है जो उसको माननी पड़ेंगी। और सब सेक्शन 6, भाई आवाज नहीं आई, उसके पास डीपीआईएन होना चाहिए। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस, मेरा डाउट। लो जी, अब क्वेश्चन है इसके अंदर कोई? इस टॉपिक पे क्वेश्चन है 7 पे? लो जी, सब बच्चे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, ये तो हमने कर लिया था, अंकित वाला तो है ना? ये वाला क्वेश्चन हो गया था अंकित शर्मा वाला, मुझे लग रहा है हो गया था। सोलंगा सुकन्या वाला भी तो हो गया था। ये पढ़ो, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम राम इंफ्रा। जाग रही हैं भाई आप लोग? सो गए? मुझे लग रहे सोए पड़े हैं। जाग रही? क्या थक जाते हो क्या इतने बजे तक? अभी आदत डली नहीं है। हाँ, डल जाएगी। बच्चा लिख रहा है आपकी फाउंडेशन वाली एनर्जी कहां गई है? मेरी एनर्जी कम लग रही है आपको? मेरी एनर्जी कम लग रही है आपको? मैं तो ठीक चिल्ला रहा हूं भाई। वो तो मैं पढ़ना होता तो बैठ रहा हूं, वैसे तो मैं बैठ भी नहीं रहा। ना ना यार, ऐसे मत बोलो एनर्जी का, मैं और चीखूंगा, मुझे क्या टेंशन है। हाँ, अच्छा वो कह रहे बच्चे ऑनलाइन फेस टू फेस वाले कह रहे आपका नेट स्लो चल रहा होगा भाई। हाँ जी, मेरा डाउट। ओके, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी व्हिच हैज 4 पार्टनर नेमली राहुल, रहीम, करतार, एल्बर्ट। अच्छा जी, राहुल एंड एल्बर्ट आर नॉन रेसिडेंट व्हाइल अदर 2 आर रेसिडेंट। क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया कौन कौन से मना करे। राहुल और एल्बर्ट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है। रहीम और करतार रेसिडेंट है। एलएलपी वांट्स टू मेक राहुल एंड रहीम एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। आंसर दीजिए। रहीम और राहुल को, राहुल क्या था बेटा? राहुल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? लेकिन रहीम तो क्या बना सकते हैं? यस सर, बन सकता है। दोनों रेजिडेंट होने जरूरी थोड़े ना, एक होना चाहिए। हाँ जी, मेरा डाउट। सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। मिस्टर प्रतीक एन इंडिविजुअल हैज स्टार्टेड अ एलएलपी अलोंग विद ब्राउन लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड। 2 कंपनीज हैं। प्रतीक एक इंडिविजुअल हो गया, दूसरी कंपनी कौन हो गई? और तीसरा कौन हो गया? पिक्चर लिमिटेड। बेटा दोनों, क्योंकि ब्राउन के आगे भी लिमिटेड लिखा है, पिक्चर के आगे भी लिमिटेड लिखा है, यानी 2 अलग अलग कंपनीज है। ब्राउन लिमिटेड अलग है, पिक्चर लिमिटेड अलग है। टोटल कितने लोग हो गए बताओ? 3। एज पर दी प्रोविजंस। हाँ जी, एडवाइस करो एलएलपी को कौन बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। बताओ, क्या प्रतीक बन सकता है? प्रतीक एक इंडिविजुअल हो गया। सेकंड बताओ, या तो ब्राउन का नॉमिनी आ जाए या फिर पिक्चर का नॉमिनी, किसी एक कंपनी का नॉमिनी भी आ जाए, वो बन जाएगा साथ में प्रतीक के। बोलो क्या बात क्लियर है? कैसे लड्डू क्वेश्चन पूछ रहे इंस्टीट्यूट तुम बच्चों से। मेरे बच्चों ने तो ऐसे क्वेश्चन फाउंडेशन में करे हैं जो 1-1 पेज का क्वेश्चन होता था। याद है कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन, होगा के क्वेश्चन? ये क्या 3-3 लाइनों के क्वेश्चन तुम बच्चों को देख के डरा रहे हो? बच्चे तो खेलेंगे इन क्वेश्चनों के साथ। के क्वेश्चन क्या है भाई ये वाले हैं? हाँ जी, चले जी। अब 7 खत्म हो गया, 7 लेंदी था। 8 बताओगे? याद करो, लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। क्या बोला था मैंने स्टोरी में, याद है किसी को? आरओसी के पास अगर रिटर्न जमा नहीं कराया तो फाइन कौन देगा? जवाब कौन देगा? लो जी, our designated partner shall be responsible for doing all acts, all matters, all जो भी required to be done by LLP
एलएलपी को जो कुछ भी करना है ना, वो उसके लिए एलएलपी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल? तो एलएलपी के लिए कोई काम करना है, एक्ट का एग्जांपल देना, एलएलपी के लिए सामान खरीदना है, बेचना है, एलएलपी के लिए कोई मैटर, कोई भी काम करना है रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट। काम कौन से? सामान खरीदने वाले काम नहीं, लॉ कंप्लाई करना है। एलएलपी लॉ कंप्लाई करने का कोई एग्जांपल देना जो एलएलपी को करना होता है। एलएलपी को क्या काम करना होता है? कंप्लायंस का एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, एलएलपी को कोई रिटर्न जमा कराना है, कोई रिपोर्ट जमा करानी है इस एक्ट में। परसुएंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग। एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, एलएलपी को कोई हाँ जी, एंड एज में बी स्पेसिफाइड इन दी एलएलपी एग्रीमेंट, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जमा कराना है जो कहां पे लिखा है उसके एलएलपी एग्रीमेंट। बताओ, एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, कोई रिपोर्ट, कोई रिटर्न, कुछ भी जमा कराना है, एंड या एलएलपी को कोई पेनल्टी देनी है क्योंकि एलएलपी ने लॉ फॉलो, कॉन्ट्रवेंशन का मतलब फॉलो नहीं किया। एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है या एलएलपी को कोई पेनल्टी देनी है, तो वो सब कुछ कौन करेगा? कौन डॉक्यूमेंट जमा कराएगा? कौन एलएलपी की पेनल्टी देगा? आहा, कौन देगा डॉक्यूमेंट जमा कराने की जिम्मेवारी? कौन देगा एलएलपी की पेनल्टीज? एलएलपी की पेनल्टीज एंड के बाद पढ़ रहे हो, जो भी एलएलपी पे पेनल्टीज लगेंगी ना, वो कौन देगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डॉक्यूमेंट जमा कराना और पेनल्टीज देना एलएलपी का काम है या डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है? तो एलएलपी पे कोई पेनल्टी लगेगी तो कौन पे करेगा? क्या क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, यहां तक अगर बात क्लियर है तो सब बच्चे बताओ, इस ग्रीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मीनिंग है। ग्रीन लाइन, अभी सुनते हैं आपका डाउट, 2 मिनट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है ग्रीन लाइन का? फास्ट याद है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी पढ़ते थे फाउंडेशन में। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा, क्या इसकी एक्सेप्शंस आपको लॉ में मिल सकती हैं? ये सेक्शन क्या बोलता है फिर एक्सेप्शंस में? जाता सेक्शन क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराना है कौन कराएगा, और एलएलपी पे जो भी पेनल्टी लगेगी कौन देगा? बट क्या कहीं किसी और सेक्शन में कुछ और लिखा हो सकता है? अगर कहीं और कुछ लिखा हुआ तो क्या करेंगे? जो लिखा होगा वो मानेंगे, इस सेक्शन को नहीं मानेंगे। क्या बात क्लियर है? इस सेक्शन की एक्सेप्शंस आपको मिल सकती हैं इस एक्ट में। क्या बात क्लियर है? हाँ जी। अब मेरा डाउट, एक बार जरा 8 को बंद कर दो। एलएलपी को कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न जमा कराना है तो कौन कराएगा? एलएलपी की पेनल्टी कौन भरेगा? बेटे आप कुछ कह रहे थे, हाथ खड़ा करो। ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? देख बेटा, ये सेक्शन कौन सा है? 8th में कोई सब सेक्शन नहीं बनाया, सीधा ए और बी लिख दिया। इन्हें क्लॉजेस पढ़ेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लियर? क्योंकि सीधा आ जाए, जब सेक्शन के बाद सीधे ए और बी आ जाए तो ये क्लॉजेस है। ठीक है, अब सवाल, किसी और का कोई डाउट है भाई? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली स्टोरी याद है किसी को? क्या थी कहानी? अजय विजय में कौन जा रहा था? नहीं, अजय विजय नहीं थे, रवि और कहां गई वो? हाँ, कौन जा रहा था भाई? रवि जा रहा था, अजय जा रहा था, और उसकी जगह कौन आ रहा था? पुलकित। क्या हमें आरओसी को बताना पड़ेगा? नहीं बताएंगे तो लो जी, एलएलपी में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज। पहला लर्न, कितने दिनों में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है? 30 दिन। कहां से? जब भी वैकेंसी आएगी, फॉर एनी रीजन। जब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ के जाएगा तो नया पार्टनर कितने दिनों में लाना पड़ेगा? बोलो बच्चे, नया पार्टनर कितने दिनों में लाना पड़ेगा? आवाज नहीं आया। नया पार्टनर कितने दिन में लाना पड़ेगा? 30 डेज। ले आए नया पार्टनर 30 डेज में। अगला सवाल, एंड प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 7 का 4 और 5। चलो जरा वापस चलो, एक बार पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे भी चलो। 4 था कि कंसेंट जमा कराना है आरओसी के पास, और 5 था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। क्या लिखता है यहां पे जरा बताना? क्या है? प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 एंड 5 शैल अप्लाई फॉर न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई इंटरप्रिटेशन देगा? 4 एंड 5 विल अप्लाई फॉर न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब?
अरे मतलब नहीं आया समझ? क्या नया पार्टनर का भी कंसेंट लेना पड़ेगा? और आरओसी के पास सबसेक्शन कौन सा बोलता है नया पार्टनर का भी कंसेंट जमा कराना पड़ेगा? 4। क्या नए पार्टनर को भी जो कंडीशंस होंगी वो माननी पड़ेंगी? ये सबसेक्शन कौन सा बोलता है? 5। ब्रेक मार देती है यहां पे, कॉमा से पहले ब्रेक। एक बार फिर से, नया पार्टनर कितने दिनों में लाना पड़ेगा अगर पुराना छोड़ के चला गया? क्या नए पार्टनर का भी कंसेंट लेके आरओसी के पास जमा कराएंगे? नए पार्टनर का भी, कि उसे भी कंडीशन माननी पड़ेगी? यस और नो? हाँ जी। अगला सवाल बच्चों, इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड और इफ एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे एलएलपी में, या दो में से एक चला गया, एक ही रह गया, और तुम नया नहीं ला रहे, कितने दिनों में नया लाना होता है? तुम्हारे पास अब एक ही रह गया या एक भी नहीं रह गया, दोनों चले गए छोड़ के? दोनों चले गए या एक चला गया, एक है, और तुम नया नहीं ला रहे, तो लॉ मेकर क्या कहता है? बहुत प्यारी लाइन कहता है, बहुत प्यारी, आहा आहा, मजा ही आ गया। पढ़ना जरा, अगर दोनों डेजिग्नेटेड चले गए और तुम उनकी जगह नया नहीं ला रहे, या एक चला गया और तुम उसकी जगह नया नहीं ला रहे 30 दिन में, तो जितने भी पार्टनर है ना वही अज्यूम कर लिए जाएंगे, आहा, वही अज्यूम कर लिए जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक बार फिर से बताओगे क्या बोल गया एंड के बाद की लाइन? प्रोवाइडेड दैट, अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, यानी दो थे दोनों चले गए, या एक है एक चला गया, अब भाई आपको 30 दिन में तो ले आना चाहिए ना, जब भी कोई जाता है तो आप ला ही नहीं रहे हो, तो जितने डेजिग्नेटेड, जितने पार्टनर है ना सब डेजिग्नेटेड बन गए। बोला बात क्लियर है? ये वाली प्रोवाइडेड के बाद की लाइंस क्लियर है? अगर पूरे सेक्शन को रैप अप करें तो एक बार बताओगे, जब भी पुराना जाएगा नया कितने दिन में लाना है? नए से कंसेंट लेके आरओसी के पास सब सेक्शन 4 में जमा, सब सेक्शन 5 में नए को भी कंडीशन फॉलो करनी है। आगे अगर नया नहीं लाते 30 दिन में और कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर तुम्हारे पास है ही नहीं, तो जितने पार्टनर हैं भाई वही माने जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो, ये तो फाउंडेशन में पढ़ाया होगा मैंने, ये कंसेप्ट ही नहीं था, ये था ही नहीं तुम्हारे मॉड्यूल में। अरे मुझे पता, मैंने ही पढ़ाया है, शुक्र है। अरे सोचो, इंटर में अगर टीचर अलग हो, फाउंडेशन का टीचर अलग हो, बच्चे कितने मजे लेंगे। सर हमने नहीं पढ़ा ये तो, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, सर रहने दो, ये तो झूठ कितना बोलेंगे। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी कितनी है। हाँ अच्छा हुआ था, देखो मेरे को नहीं कराया था। अच्छा अच्छा, फाउंडेशन व्यवस्था ने नहीं पढ़ाया था। अच्छा ये मजे ले रहे हैं। अच्छा बहस हो गई थी, डिस्कशन हो गई कि आपने ये कराया था या नहीं कराया। अच्छा फिर सर ने अपने रिकॉर्ड खोला, पिटारा खोल के दिखाया। अच्छा नहीं हो जाता है बेटा, देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के साथ भी हो सकती है, बट उसमें जिगरा तो है, वो पंगा तो ले रहा है। 90% तो अबे छोड़ना, कराया ना कराया मेरे बस का नहीं है, छोड़ना मुझे क्या लेना, सीधी बात बोल रहा हूँ। 90% हाँ वो ब्लेम गेम हो गया। नहीं कई बच्चे ऐसे नहीं होते साइलेंट ऑब्जर्वर, वो देखते रहते हैं, अबे बता बता। अब कहीं इसके जैसे होंगे जिनके मन में भी यही डाउट होगा जिसका था, बट वो अकाउंट्स क्लास में चुपचाप मजे ले रहे होंगे, बताओ बताओ बेहतर बताओ, हाँ हमारा भी यही डाउट था, हम अपना मुंह क्यों खोले। नहीं होते हैं कहीं, और कहीं होते हैं बेचारे जो पिस जाती है ना भाई, कहीं पिस जाते हैं। मेरा डाउट, चलो लेट्स कम बैक, मेरा डाउट, कैन वी नाउ प्रोसीड? सेक्शन कौन से पे जाएंगे? 7, 8, 9, 10 क्या था, किसी को ध्यान हो 10 था क्या? एलएलपी को जो लाइटली समझेगा पनिशमेंट लाइटली लगेगी। 10 बहुत लड्डू सा है मेरा, आओ जी इसको रैप अप करें फटाफट। सेक्शन कौन सा? 10। पनिशमेंट किसकी? पनिशमेंट ओके मेरा डाउट, ये लो जी 7 सबसेक्शन 1 की, 7 4 की, और तीसरी किसकी है बताओ? 7 5 की, और साथ में सेक्शन नंबर 9 की। मतलब आपने अगर 7 सबसेक्शन 1 फॉलो नहीं किया, कोई बच्चा बताएगा 7 सबसेक्शन 1 क्या था? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। अच्छा वो था, हाँ 2 होने चाहिए, 2 में से 1 इंडिया का। तो अब आप बताना जरा, अगर कंपनी के पास 2 डेजिग्नेट, कंपनी मुझसे निकल रहा बार बार, अगर एलएलपी के पास
दो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, या दो में से एक इंडिया का, तो बताओ एलएलपी पे और उसके सारे पार्टनर पे, डेजिग्नेटेड पे नहीं, किस पे, सारे पार्टनर पे कितने की पेनल्टी है? कब? जब 7-1 फॉलो नहीं हुआ। 7-1 क्या था? आपने कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर रखा ही नहीं, या आपने दो रखे, दोनों के दोनों फॉरेनर रख लिए। तो भाई साहब आपको अब जरा देख लो, 10,000 की पेनल्टी किस पे है? एलएलपी पे है या उसके पार्टनर पे है? दोनों पे है, एलएलपी पे भी है और उसके। और बेटा मेरा बस 10,000 है ना, रोज का 100 रुपया देना पड़ेगा। 10,000 तो देना पड़ेगा, प्लस रोज का 100 रुपया। रोज का कोई बच्चा समझाएगा? मतलब एलएलपी को डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना था, हाँ जी, उसने नहीं रखा। कमन फास्ट, जितने दिन नहीं रखोगे 100 रुपया पर डे। मान लो आपने 20 दिन लेट, 20 दिन लगा दिए रखने में, तो 20 दिन का कितना हुआ? कोई बच्चा बताएगा? 2,000 प्लस 10,000 तो देना ही पड़ेगा। 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया बेटा? एलएलपी देगी, और 12,000 ही कौन देगा? दो पार्टनर है तो दोनों 12,000। ए पार्टनर है वो भी 12 देगा, बी पार्टनर है वो भी 12,000 देगा, सब देंगे। जितने दिन लेट करोगे 100 रुपया उसका जुर्माना। अच्छा बताओ 20 दिन लगे, अगर हमने 1,000 दिन बाद अपॉइंट किया डेजिग्नेटेड पार्टनर, ओ भाई साहब रोज का कितना था? तो बताओगे, रोज का 100 रुपया था, हम 1,000 दिन बाद अपॉइंट कर रहे हैं 1 लाख, 2,000 दिन बाद कर रहे हैं 2 लाख। लॉ कहता नहीं, 2 नहीं लेंगे। एलएलपी से मैक्सिमम कितना ले लेंगे? अगर फाइन कभी भी एलएलपी का 2 लाख से 1 लाख से ऊपर जा रहा होगा तो मैक्सिमम उससे, और पार्टनर से मैक्सिमम कितना लिया जाएगा? क्या बात क्लियर है? अब आप एक बार बताओगे 7-1 फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? क्लियर है? अब 7-4 फॉलो नहीं किया। 7-4 क्या था याद है? एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या लिया जाता है? और कंसेंट लेना है या आरओसी के पास जमा भी कराना है? देखो बेटा, सब सेक्शन 3 कहता था कंसेंट लेना है, और 4 कहता था आपने जमा ही नहीं कराया। ओहो, किसका कंसेंट? डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेंट जमा ही नहीं कराया, तो एलएलपी पे भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी कितने की पेनल्टी? 5,000 प्लस रोज की कितनी? एलएलपी पे मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, और 25 किस पे जा सकती है? मेरा डाउट कोई जवाब देगा? जो हाथ खड़ा करेगा उसी से पूछूंगा। ओके, एक बच्चा कह रहा माइक दो सौरभ। हाँ बेटे, यहां पे ऐसा क्यों बोला था पेनल्टी पार्टनर पे लगेगी, यहां पे बोला पेनल्टी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी? क्योंकि सर उन्होंने रेजिडेंट, उसमें रेजिडेंट अपॉइंट करने में गलती करी थी, इधर पार्टनर्स ही मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में गलती करी है। ना, आप पकड़ पाई ये बात जो मैंने पकड़ी? ओके, माइक लाओ। कोई बात नहीं, ट्राई किए, गुड बेटा। हाँ जी, आप बोलो। सर 30 दिन के बाद सारे ही पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन जाते हैं ना? ना। ओके, उधर दो माइक सौरभ। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सर ये काम था डेजिग्नेटेड पार्टनर का कि उसको फिल करना था, तो उसी का काम था, तो उसी पे फाइन लगाए। अच्छा, फाइल करना डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम होता, उसने फाइल नहीं किया तो? बिल्कुल सही बात बोली इसने, लेकिन ऊपर वाली फाइन पार्टनर पे क्यों लगा? ऊपर वाला पॉइंट था कि किसी को ध्यान हो? डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना, डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है या पार्टनर्स का काम होता है? पार्टनर्स ने वो अपॉइंट ही नहीं करे, या दोनों फॉरेनर अपॉइंट कर दिए, तो गलती कौन कर रहा है? तो इसलिए पेनल्टी पार्टनर्स पे है, और ये वाली पेनल्टी फाइलिंग की जिम्मेवारी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है, उसने जमा नहीं कराया। वेरी गुड बेटा, क्या बात क्लियर है? कोई इतनी बारीकी से पढ़ रहा है? जितनी बारीकी से पढ़ना मैंने बताया अभी, या सिर्फ हाईलाइटर लग रहे हैं? हाँ, ये तो आपको पूछना चाहिए था कि सर डाउट है, एक जरा डिफरेंस बताना। आया था दिमाग में? हाँ हाँ, अच्छा मेरा डाउट। अब जरा देखो थर्ड पॉइंट, मेरा सवाल, अगर किसी एलएलपी ने 7 सबसेक्शन 5 कंप्लाई नहीं किया, 5 क्या था बेटा? डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ कंडीशन फॉलो करनी होती है, ये 7 सबसेक्शन। अगर एलएलपी ने 7-5 कंप्लाई नहीं किया या सेक्शन 9 कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन 9 था डेजिग्नेटेड पार्टनर में जब भी चेंजेस होंगी आरओसी को चेंजेस बतानी होंगी, या सबसेक्शन देखो 7 सबसेक्शन 5, फिर से बोलो, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ कंडीशन फॉलो करनी होती है, ये 7-5 में लिखा है, और 9 में क्या बोला है? चेंजेस का आरओसी को बतानी होती है, नहीं बताई। बताओ बेटा, तो एलएलपी पे भी और उसके फिर से
किसकी बात आ गई दोस्तों बताओ? पार्टनर्स को लॉ मेकर ने रगड़ा यहां पे। पार्टनर्स को इन सब पे कितने की पेनल्टी? रोज की कितनी है? एलएलपी पे मैक्सिमम कितनी है और पार्टनर पे मैक्सिमम कितनी है? 50,000। मेरा बस एक डाउट है, कोई क्लियर करेगा? फिर से डाउट है। पेनल्टी समझ आ गई होगी, पेनल्टी में कुछ नहीं है। मेरा डाउट कौन क्लियर करेगा? एनी वॉलेंटियर? डरते क्यों यार? मैं डांट देता हूं अगर आप गलत आंसर देते हो तो। आपको ट्राई करना चाहिए माइक लेके। हाँ जी, कौन कर रहा है? ओके, इनको दो माइक। मैं बेटा तेरा नाम नहीं याद कर पाया आज तक, सच बोलूं मत बताइए मेरे को, मैं गंदा इंसान हूं। इस बेचारे ने फाउंडेशन ने मुझे इतनी बार अपना नाम बताया था क्लास में, मेरे से नहीं होता नाम याद। आपने फर्स्ट डे मेरा नाम पूछा था और उस दिन आपको याद था बाय द वे। वो फर्स्ट डे, वो कितनी पुरानी बात हो गई। नहीं बच्चे, मुझे नाम बहुत लिमिटेड बच्चों का नाम याद है। तेरा बेटा, तेरा तो नाम बहुत अच्छे से याद है। हाँ जी, आज वो नहीं आई। हाँ ओकेजनल, वो तो अभी अभी सही ओकेजनल है। हाँ मेरा इधर आओ, कौन सा सेक्शन था बेटा? मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन सुनना क्या है। क्वेश्चन है सेक्शन 8 पे बेस। 8 कहता था लायबिलिटीज की बातें, लायबिलिटीज की बातें। देखो बेटा, 8 कहता था जो भी काम करना है ना एलएलपी के पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर को करना है, और जो भी पेनल्टीज है ना वो किस पे लगा करेंगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे। 8 कहता था पेनल्टी डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा, बट 10 तो पेनल्टी पार्टनर से भी ले रहा है। पार्टनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एलएलपी के वो भी तो पार्टनर्स हैं। ओके, नहीं बात तो सही है, पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर 8th में ऐसा क्यों बोला था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा? साथ वाले को देना माइक, केशव को देना। सर सेक्शन 8 में लिखा है सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, तो क्या 8th के स्टार्टिंग में लिखा था सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? मतलब 8th में लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा, बट 8th ने ये भी तो बोला था कि कई बार कुछ एक्सेप्शंस होंगी, और एक्सेप्शन यही तो है कि हर बार डेजिग्नेटेड से नहीं लेंगे, कभी कभी पार्टनर से भी ले सकते हैं। क्या बात क्लियर है? सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का यही तो प्रैक्टिकल एग्जांपल यही तो बना इस बात का। क्या बात क्लियर है? तो सारी पेनल्टी पार्टनर क्यों देगा? कुछ पेनल्टी कॉमन फास्ट पार्टनर भी देगा, कुछ पेनल्टी डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा। बट अगर क्लियर ना हो कौन देगा, फिर कौन देगा? फिर तो डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा। बोलो, अरे जोर से बोलो, बोल साचे दरबार की। अच्छा, लॉ का पेपर, क्वेश्चन पेपर देख के तुम में से किसी ने मन में बोला था अरे जोर से बोलो जय माता दी? माता रानी को याद भी किया था? पेपर करने लग गए जल्दी जल्दी। हाँ मेरा डाउट नहीं, मैंने आपको बोला था मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे आऊंगा, बट मैं किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जाना था, मैं सच बोलूं, मैंने आना था आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, बट इंटर का बैच चल रहा था। मैंने इंटर वालों को बोला, मैं कहा यार फाउंडेशन का पेपर है, मुझे जाना है, तो मैं जल्दी छोड़ूंगा क्लास और जाऊंगा। कोई मनाही नहीं थी। मैंने ना ब्रेक हुई तो एक बच्ची मुझे कहती है अश्विनी सर एक बात बोलूं? मैंने कहा मत जाना सर। मैं कहा क्यों बेटा? कहती आप हमारे स्कूल के बाहर आए थे, आपने हमें डरा दिया था। मैं कहा मैंने क्या डराया था बेटा? कहते सर आपने ये बोला था, देखो मैंने, अब डराना क्या होता है? कहते सर आपने ये बोला था बेटे सब कुछ कर लिया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, पेपर वैसे तो आसान आएगा बट थोड़ा बहुत टेढ़ा आ सकता है। मैंने कहा और भी मैंने कुछ बोला था? कहते नहीं। बट सर आपने ये तो बोला था ना पेपर थोड़ा टेढ़ा आ सकता है। सर मैं बहुत डर गई थी। यार देखो हमारी कोई भी लाइन अगर बच्चे ना उस समय बहुत ज्यादा ना नर्वस होते हैं, है ना, बच्चे बहुत नर्वस होते हैं। अगर मैंने कुछ भी ऐसी बात बोल दी जो बच्चे का बेचारे का बैंड बजा दे, तो मुझे बात समझ आ गई। मैंने कहा देखो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो अल्ट्रा सेंसिटिव बच्चे होते हैं। अब वो मेरे से टकर गया और मुझे बोले सर मेरे से तैयारी नहीं हो पाई। मेरे मुंह से निकल जाए नहीं हुई तो फेल हो जाएगा। हाय वो तो पता लगा वही टैक्स से मर जाएगा पेपर से पहले ही। तो मैं कहा यार मैं नहीं जा रहा पेपर के पहले, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना लेवल है यार। हर बच्चे मैं किसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सारे लॉ के पेपर में अच्छे से पढ़ के आए। अब वहां मेरे को याद है, मुझे याद है ये माउंट आबू स्कूल है यहाँ पे राजीव गांधी कैंसर के बाद। मैं इसके बाद खड़ा था, 2-3 लड़के आए, में हो गए थे सर कैसे? मैं बढ़िया सर, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, बस 2 दिन में रात नाइट लगाई है, जो हो गया हो गया। मैंने आगे से बोला, मैं कहा जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये मैंने गलत बोल दिया। ये 2 दिन में लॉ कौन पढ़ता है बताना जरा? अब जैसा करोगे
जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये गलत हो गया, ये गलत कमेंट कर दिया। मैं कहा मैं जा ही नहीं रहा भाई, मेरे से बोला, मैं बोले बगैर रहूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे ही हैं, गलती करेंगे तो मैं तो बोल दूंगा। मैं कहा वो बच्चों का दिल टूट सकता है, इसलिए मैं नहीं आया था, मैं किसी के बाहर नहीं आया। मेरे को फिर बोला किसी ने कि सर आप पेपर से पहले मत जाओ, पेपर के बाद चले जाओ। मैं कहा यार बाद में जाने का सेंस नहीं है, बाद में जाऊंगा तो बच्चे खड़े हो जाएंगे, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अब केस स्टडीज होती हैं लॉ में, आपको पता होगा, मैं एकदम आंसर नहीं बता सकता, मुझे भी पहले क्वेश्चन को पूरा आराम से पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ने के बाद ही मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगा। मैं कहा ना भाई मैं नहीं जा रहा। मेरे को फोन आए थे बीच में जब पेपर खत्म हुआ, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताना, मैं जो पूछ रहा था मैं बता ही जा रहा था कि बेटा इसमें ये लगाना, उसमें वो लगाना। लेकिन चलो छोड़ो, लेट्स कम बैक। कौन सा सेक्शन चल रहा था बेटा? 10 हो गया, करे 11 12, फिर से एक स्टोरी 11 12, जल्दी आओ। स्टोरी का कास्ट कौन है भैया? एलएलपी का नाम क्या है? ठीक है, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल कहा, ठीक है। नहीं, 30 दिन में हमें नया लाना होता है। देख बेटा, एग्जाम्पल देता हूं, दोनों चीजों को रिकंसाइल करती है। एक एलएलपी है, 4 पार्टनर है, ठीक है, सीधी बात है। अब इसमें से 3 चले गए, सेक्शन 6 लग गया, अकेला ए रह गया, उसको 6 महीने में नया लाना है, ठीक है। सपोज करते हैं एक एलएलपी में 4 पार्टनर है, इसमें से ये दोनों डेजिग्नेटेड है, ये निकल लिया। अब ये सेक्शन क्या कहता है, इसकी जगह पे 30 दिन में किसी एक को लाओ, है ना। अगर 30 दिन में नहीं लाओगे तो ये दोनों माने जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब तो डिफरेंस एक, दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजों को साथ में रख के नहीं पढ़ना। साथ में एग्जांपल ये बनेगा, मान लो 4 पार्टनर हैं, ठीक है, ये दोनों डेजिग्नेटेड हैं, एक एलएलपी के 3 पार्टनर रिजाइन कर गए इकट्ठे एट ए टाइम। अब ए अकेला रह गया, लॉ मेकर क्या कहेगा बताओ? 3 पार्टनर भी चले गए और दोनों डेजिग्नेटेड भी चले गए। अब आप बताओ, ए को हमने क्या बोला था, ए अकेला क्या माना जाएगा, डेजिग्नेटेड बन जाएगा। अब ए को कितने दिनों में लाना होगा? हमने ऊपर बोला था 6 महीने में लाना है, 6 महीने में उसे पार्टनर लाना है, बट डेजिग्नेटेड तो कितने दिनों में लाना है? 30 दिन में। दोनों चीजों को साथ में रख के पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? पार्टनर 6 महीने में लाना होता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर 30 दिन में लाना होता है। क्या बात क्लियर है? चलो अभी आओ, कहां गए हम लोग? हमारी एलएलपी का नाम और मेरे पार्टनर्स का नाम क्या है? आपको पता है, अमन मेरा जिगरी यार है। हाँ जी, मेरा डाउट, अमन तो मेरा, मैंने फाउंडेशन में बताया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ही है, अमन। रमन तो मेरी फ्रेंड थी। हाँ जी, नहीं रमन तो सर लड़कों का नाम होता है, नहीं सरदारों में लड़कियों का नाम भी होता है रमन। तो मेरी एक फ्रेंड रमन थी, वो 3 जो थी ना उनमें से एक रमन थी, तो मैंने उन्हीं के ऊपर बनाई है। नहीं अभी भी नहीं बताया। ओके चलो लेट्स कम बैक। एलएलपी का नाम सपनों की एलएलपी, पार्टनर्स के नाम, रजिस्ट्रार का नाम रजिस्ट्रार अंकल या रजिस्टर अंकल। एलएलपी का जो सर्टिफिकेट होगा ना उसको नाम देंगे बर्थ सर्टिफिकेट। सेक्शन 11, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अलर्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमन एंड रमन डिसाइड टू स्टार्ट एलएलपी। ठीक है, अमन और रमन क्या करना चाहते हैं? दे प्रिपेयर एंड फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उन दोनों को एक डॉक्यूमेंट बनाना है, नाम क्या रखना है? डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है दोस्तों? उस पे क्या लिखना है? एलएलपी का नाम, एलएलपी के पार्टनर्स का नाम और एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस। ये डॉक्यूमेंट किसके पास जमा कराना होगा? इसके साथ एक स्टेटमेंट भी जमा करानी होगी कि हमने जो भी फॉर्मेलिटीज है सारी फॉलो। बस ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने को बोलता है सेक्शन कौन सा? 11। अमन एंड रमन एलएलपी बनाना चाहते हैं तो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक स्टेटमेंट, 2 चीजें जमा करानी है। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी क्या करेगा जब आप जमा करा दोगे? सेक्शन 12, रजिस्टर अंकल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, और अगर सब कुछ सही होगा वो रजिस्टर करके एलएलपी को क्या दे देगा? जो डेट उस पर मेंशन होगी ना वही एलएलपी का बर्थ डेट होगी। क्या बात क्लियर है? फ्रॉम दिस डेट एलएलपी बिकम्स अब आप बताओगे
11 और 12 में क्या डिफरेंस है? फास्ट। इनकॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन कौन सा? और एलएलपी को रजिस्टर करता है रजिस्ट्रार और सर्टिफिकेट देता है 12। बस कर दें शुरू 11 और 12। आवाज नहीं आई? क्लियरली स्टार्ट करते। सेक्शन कौन सा आ गया बच्चे? 11 एंड 12। लो जी, पहले कौन सा? 8, 9, 10 हो गया। 11 एंड 12 साइज देखने तो 11 का कितना है बड़ा है, 12 का ठीक है, छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, समरी में दिखाऊं? समरी देखिए आपने इसकी 11-12 की समरी देखना, उसमें बहुत छोटा सा है बट पॉइंट कोई नहीं छोड़ा हुआ। कर दे स्टार्ट। हाँ जी, आपको पता है सच एक बात बताऊं आपको, मैं एक सच्ची सच्ची बात बताऊं, एलएलपी लॉ ना मेरे को कभी पढ़ाने का मन ही नहीं करता। ये इंटर में इतना हाई वोल्ट, ये इतना लड्डू लॉ और हाई वोल्टेज लॉ, मतलब इससे पेपर में 10 से 12 नंबर का आता है। और सबसे लड्डू लॉ अगर आप मुझसे पूछोगे फॉन्ट इंटर के पेपर में कौन सा है तो मैं क्या बोलूंगा? एलएलपी सबसे लड्डू। कोई भी लॉ इतना टेक्निक सिंपल नहीं है जितना सिंपल एलएलपी है। एलएलपी बिल्कुल सिंपल है। फिर सर आपने ये क्यों उठाया? मेरे को पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। ये रीजन वॉज वेरी सिंपल कि अभी बच्चे रिजल्ट से पहले सीरियस नहीं होते। जब सीरियस नहीं है तो कोई इजी चीज उठा लो, जब मोमेंट रिजल्ट आ जाएगा। पिछले बैच में क्या हुआ, जब मैंने शुरू किया मैंने सिर्फ 3 क्लासेस ली थी एलएलपी की, सिर्फ 3। तीसरी क्लास के बाद आईसीएआई ने रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी कि रिजल्ट आ रहे हैं। हुआ क्या, रिजल्ट आया, बैच हमने ऑफ कर दिया, 2 दिन के लिए रिजल्ट की वेट हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट खत्म हो आया, बच्चे आगे बैठे कह रहे सर एलएलपी। मैं कहा भाड़ में गया, चलो अब रिजल्ट आ गया, अब तुम जेन्युइन बच्चे हो जिन्होंने पढ़ना है। शुरू किससे कर दिया मैंने? कह सर 3 क्लासेस। मैंने कहा भाड़ में गई, एंड में करेंगे। मैं एलएलपी को उतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूं। मेरा सारा ध्यान किस पे होता है? बाकी लॉस पे। यार ये मुझे बहुत ज्यादा क्या लगता है, नहीं ये है सिंपल नहीं, आपको सिंपल लग रहा है? अभी तक लग रहा है ना सिंपल, अभी आगे पता लगेगा। हाँ मेरा सवाल, बट मुझे बहुत बहुत ज्यादा इजी लगता है ये। ओके लेट्स कम बैक। नहीं इजी है यार, देखो इजी लॉ अगर 10 नंबर का आ रहा है तो इसको तो हम पक्का कर ही सकते हैं। एज एग्जाम ओरिएंटेड तो हम इसको पक्का कर ही सकते हैं। आओ, हमें एलएलपी रजिस्टर करवानी है, क्या जमा कराना है? कमन फास्ट। आवाज नहीं है। सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा होगा या साथ में स्टेटमेंट भी जमा होगी? स्टेटमेंट भी जमा होगी। लो जी, सबसे पहले क्या जमा कराना है? फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू और कैरिंग ऑन अ विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। बस यहीं ब्रेक मार दूंगा। एलएलपी बिजनेस के लिए बनेगी, चैरिटी के लिए नहीं बनेगी। किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस कौन सा होना चाहिए? इलीगल या लीगल? क्या मैं चैरिटेबल कामों के लिए, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कामों के लिए एलएलपी बना सकता हूं? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 11 क्लियरली मना कर रहा है दूसरी लाइन में कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन से बनाना। जो 2 लोग बना रहे हैं ना, उन्हें अपने नाम मेंशन करने होंगे। सब्सक्राइब देयर नेम का मतलब उन दोनों लोगों को अपना नाम किस पे लिखना होगा बताओगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। दोबारा किस पे मेंशन करने होंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। दोनों को, जितने भी पार्टनर है सब पार्टनर्स के नाम कहां पे लिखने होते हैं? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। अब बताओगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा किसके पास कराना है? अभी हम जमा नहीं कराएंगे। सुन लो, हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे पार्टनर्स के नाम लिखवा दिए। अब बताओ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे आता क्या है? और अब नीचे आ जाओ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंटेंट पढ़ते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास जमा कराना है इसका कंटेंट क्या होगा। लो जी, इस शैल बी इन दी फॉर्म एज प्रिस्क्राइब। इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर पे होगा ना, उसका एक फॉर्मेट होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का। वो गवर्नमेंट बताएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगी कि वो कैसे होना चाहिए। हाँ जी, इस पे आपको किसका नाम मेंशन करना है? सेकंड, क्या मेंशन करना है? जल्दी बताओ अगला पॉइंट। एलएलपी कौन सा बिजनेस करेगी? प्रपोज का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस करेगी। एलएलपी का स्टेट बताओ, जिस स्टेट पे एलएलपी अपना क्या खोलने जा रही है? पूरा एड्रेस नहीं बताना, रीजन बताओ। अभी एलएलपी बनी नहीं तो पूरा एड्रेस तो अभी होगा ही नहीं, बट स्टेट का नाम तो बताओगे ना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहां खोल रहे हो एलएलपी? नेक्स्ट सवाल, नाम बताओ और एड्रेस बताओ। किसका? सारे पार्टनर्स का। किसका नाम एड्रेस बताना है? फास्ट फास्ट। और बताओ किसका नाम एड्रेस बताना है? सारे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, और भी चीजें मेंशन करनी है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। गवर्नमेंट मतलब कौन प्रिस्क्राइब करेगा बेटा? एमसी।
ये सारी बातें किस पे लिखनी है भाई? आवाज नहीं है। ये सारी बातें किस पे लिखनी है? और अच्छा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर पे होगा या उसका फॉर्मेट गवर्नमेंट बताएगी? गवर्नमेंट बताएगी। ये सारी बातें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखनी है। आवाज नहीं आई। और बताओ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराना है किसके पास? पढ़ो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन द मैनर एंड विद द फीस एज प्रिस्क्राइब। कैसे जमा कराना है? मैनर बताओ, फिजिकली जमा कराना है या ऑनलाइन जमा कराना है? और फीस लगेगी साथ में। ये सब कुछ गवर्नमेंट आपको बता देगी कि कैसे जमा होगा और कितनी फीस के साथ जमा होगा। ये गवर्नमेंट आपको बताएगी। किसके पास जमा कराना है बताओ? कौन से स्टेट के रजिस्ट्रार के पास? जहां पे आप अपनी एलएलपी का क्या खोलना चाहते हो? दिल्ली में खोलना चाहते हो तो दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास, हरियाणा में खोलना चाहते हो तो हरियाणा के रजिस्ट्रार के पास। हाँ जी, क्या बात क्लियर है? अगला सवाल, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। कोई बच्चा मतलब समझाएगा? आज हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं और ऑनलाइन ही प्रोसेस हो रहा है। एक सेंटर है बेटा, रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। वर्ड समझना, रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। इधर सुनो, इसका मतलब क्या है बेटा? पहले जमाने में क्या होता था? रजिस्ट्रार के पास फाइल लेके जाते थे, वो फाइल वेरीफाई करता था और फिर हमारी एलएलपी को क्या करता था? रजिस्टर। बट अब आरओसी फिजिकली चेकिंग नहीं करता, कंप्यूटर चेकिंग करता है। आप एलएलपी रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो ऑनलाइन, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन वेरीफाई करेगा? कंप्यूटर वेरीफाई करेगा। ऑनलाइन सिस्टम है। ये जो वर्ड है ना, रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, इसका मतलब है आरओसी का ऑफिस। बट कौन सा ऑफिस? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। आज तुम्हारा फॉर्म जो तुम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, वो आरओसी मैनुअली नहीं देखेगा, वो उसके सॉफ्टवेयर देखेंगे कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है या क्या तुमने डॉक्यूमेंट में सब कुछ भरा है या नहीं भरा। सब कुछ ऑनलाइन मैनुअल चेकिंग होगी सब कुछ, या इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होगी? इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होगी। बताओ, इससे क्या फायदा होगा? स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? दूसरा फायदा बताओ, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है जब मैनुअल चेकिंग होती थी तो आरओसी को पैसे खिला के भी एलएलपी बनवा लेते थे हम लोग, बट अब ऐसा नहीं कर सकते। बताओ क्यों? अब एलएलपी रजिस्टर होगी या नहीं होगी वो ये सेंटर करेगा। सिस्टम को फॉर्म ठीक लगेगा तो एलएलपी रजिस्टर कर देगा, फॉर्म गलत लगेगा तो रिजेक्ट मार के वापस भेज देगा। अब रिश्वत वगैरह खत्म हो गई। मेरा अभी तो मुझे लग रहा है एआई आ रहा है, एआई को और चिपका देना इसके अंदर और ढंग से चेकिंग कर लेगा वो। तो क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, क्या आपने भी एआई का इस्तेमाल किया था अपने फाउंडेशन के एग्जाम में? किया तो होगा। चैट जीपीटी की हेल्प तो लिया होगा, जेमिनी की हेल्प तो लिया होगा। हाँ, नहीं लेते हैं बच्चे। हाँ, मेरा सवाल, अच्छा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट हो गया, ऑनलाइन ही चेक होगा। अब अगला सवाल, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट। कैसे जाएगी? फिर से बोलो, स्टेटमेंट सिंपल पेपर पे जाएगी, उसका भी एक फॉर्मेट होगा। स्टेटमेंट पे साइन करेगा एडवोकेट या सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो एलएलपी फॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहा है। स्टेटमेंट पे साइन कौन करेगा? या तो एडवोकेट कर दे, सीएस या सीए में जो एलएलपी बनाने में हमारी जो एंगेज कर रहे हैं हमारे साथ, एंगेज है जो एलएलपी बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो कर देगा। क्या बात क्लियर है? साथ में क्या इन चारों के लिए मैं एक वर्ड लिख सकता हूं? प्रोफेशनल साइन करेगा। प्रोफेशनल के बाद सेकंड साइन कौन करेगा? बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम ऑन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये बात हो रही है पार्टनर की। कोई एक पार्टनर साइन करेगा। स्टेटमेंट पे सारे पार्टनर साइन करेंगे या कोई एक पार्टनर? तो स्टेटमेंट पे प्रोफेशनल करेगा, साथ में एक पार्टनर करेगा। स्टेटमेंट पे क्या लिखना है? स्टेटमेंट पे लिखो कि इस एक्ट और रूल्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना एलएलपी की, हमने सारी फॉलो करी या फॉलो नहीं करी। इस एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स में जो भी फॉर्मेलिटीज है, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। साथ में इनकॉर्पोरेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज थी ना, जो भी मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल है, प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल का मतलब जो भी मैटर नेसेसरी थी ना इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज थी ना नेसेसरी, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है या कर दी। ये बातें किस पे लिखनी है कि हमने एलएलपी बनाने की जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर दी। और स्टेटमेंट साइन कौन करेगा? प्रोफेशनल करेगा और पार्टनर करेगा।
बस ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। एक बार बताओगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? अरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्या बात क्लियर है? किसके पास जमा कराने हैं? अच्छा, ये सारा डिटेल किस में आया था? कोई बच्चा बताएगा ये सारा डिटेल? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे ये सारा। स्टेटमेंट में तो बस ये 2 बातें लिखनी होती है कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। सब बच्चे मेरे साथ अगले पॉइंट पे आओगे। अगर झूठ लिख दें तो क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में झूठ लिख दें, स्टेटमेंट में झूठ लिख दें, हमने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, हमने झूठ ही लिख दिया, हाँ कर दी, तो क्या लगेगी बताओगे? अगर किसी पर्सन ने स्टेटमेंट में झूठ लिख दिया और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू का मतलब भी यही होता है, झूठ, उसको पता है मैं जो लिखवा रहा हूं मैं झूठ लिखवा रहा हूं, तो बताओ कितने की पनिशमेंट है? जो भी झूठ लिखवाएगा उसको 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से लेके 5 लाख का फाइन लगेगा। दोनों में एंड है। जेल भी होगी झूठ लिखने में। कोई बच्चा हेल्प करेगा? झूठ किस पे लिखा? स्टेटमेंट में। कोई बच्चा बताएगा स्टेटमेंट में ये तो लिखना होता था ना कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी, तो झूठ क्या माना जाएगा? हमने फॉर्मेलिटी पूरी करी नहीं बट झूठ लिख दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो प्रोफेशनल ने झूठ लिखा तो प्रोफेशनल जेल जाएगा, पार्टनर ने झूठ साइन किए तो पार्टनर भी जेल जाएगा, दोनों जेल में जाएंगे। अब तो जेल में जेल की रोटी। अच्छा, जेल दे दे, फाइन रहने दे, एंड जेल भी फाइन भी। बोलो जेल भी और, तो बताओ जी सेक्शन कौन सा समझ आ गया? 11 गो गो गो। अच्छा 12 आपको स्टोरी में याद है, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, अब क्या होगा? आरओसी वेरीफाई करके क्या दे देगा? एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। जो डेट उस पर लिखी होगी वो बर्थ डेट होगी उसकी। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? अच्छा, मेरा सवाल सब लोगों से, मेरा डाउट, अभी हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा है? 11। अब हम कौन से पे जा रहे हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं 11 पे 1 मिनट का होल्ड लगा रहा हूं, फिर 12 पे जाऊंगा। 11 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या था? ये सब सेक्शन 1 का क्लॉज कौन सा बोल रहा हूं मैं? क्या आप बिजनेस कौन सा करेंगे? लॉफुल। क्लॉज बी क्या था? आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। क्लॉज सी क्या था? आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या जमा कराएंगे? स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनना, जब आप when the requirement imposed by clause B and C of section 11, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी और सी। बी क्या था? आराम से आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट करना है, ये क्लॉज बी। ये क्लॉज सी क्या है? आपको स्टेटमेंट भी सबमिट करनी है। जब आपने ये दोनों चीजें सबमिट कर दी ना, आरओसी को लगेगा कि आपने दोनों कंप्लाई, तो रजिस्ट्रार रिटेन कर लेगा आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और बेटा 14 दिन के अंदर अंदर आपकी एलएलपी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट। कितने दिन लगाएगा बेटा बताओ? वो मैक्स टू मैक्स 14 डेज। दोबारा, अगर आरओसी को लगा कि आपने क्लॉज बी और क्लॉज सी फुलफिल की है, क्लॉज बी आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, क्लॉज सी स्टेटमेंट जमा कराई, तो वो दोनों चीज अपने पास रख लेगा, आपकी वेरिफिकेशन करके आपको 14 दिन के अंदर अंदर। बट आजकल ये मैनुअली हो रहा है या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर कर रहा है? वही वेरीफाई करते हैं कि अब कुछ ओके है तो आपको रजिस्टर कर देगा 14 दिन के अंदर अंदर। बोलो बेटा यस और नो। लेकिन अब एक शर्त है, अब एक लाइन, अनलेस एक जगह है थर्ड लाइन जो मैंने छोड़ी है, मैंने पढ़ी नहीं है, दिख रही है थर्ड लाइन में अनलेस। अब एक लाइन है, कोई बच्चा अनलेस वाला पॉइंट पढ़ेगा खुद से? अनलेस, कोई मुझे बताएगा? अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड इन सब क्लॉज ए ऑफ दैट सेक्शन। वेरी गुड। क्लॉज ए था लीगल बिजनेस करोगे। अगर आप बिजनेस ही इलीगल कर रहे हो तो बेशक आप स्टेटमेंट जमा करा दो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा करा दो, अगर आपका बिजनेस इलीगल है आरओसी रजिस्टर करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि उन्होंने अनलेस वर्ड लगाया। अनलेस का हिंदी होता है जब तक क्लॉज ए सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लॉज ए कौन सा है बेटा? लॉफुल बिजनेस। जब तक क्लॉज ए सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपको रजिस्टर करेगा ही नहीं। क्या बात क्लियर है? वो आपको रजिस्टर करेगा ही नहीं। हाँ जी, मेरा डाउट लो सब। अच्छा, क्लॉज सी याद है किसी को? क्लॉज ए लीगल बिजनेस, क्लॉज बी में क्या जमा कराते थे हम लोग, और क्लॉज सी में स्टेटमेंट में लिखते क्या थे कि हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लाई। साइन कौन करता था? प्रोफेशनल और एक पार्टनर।
रजिस्ट्रार मान लेगा आपकी स्टेटमेंट देख के कि आपने क्लॉज सी कंप्लाई किया है, वो आपको हैव सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय हैज बीन कंप्लाइड विद। बहुत प्यारी लाइंस लिखी हैं। आपकी स्टेटमेंट पढ़ के वो मान जाएगा कि आपने क्लॉज ए सेटिस्फाई किया है। आरओसी को कैसे विश्वास होगा कि क्लॉज ए आपका बिजनेस लीगल है, ये वो कैसे वेरीफाई करेगा? वो आपकी स्टेटमेंट पढ़ेगा। याद है स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं? हमने सारी फॉर्मेलिटीज। अब आप मुझे बताओ फॉर्मेलिटी में क्या फॉर्मेलिटी थी कि लीगल बिजनेस करना? वो आरओसी चेक करने आएगा कि तुम लीगल बिजनेस कर रहे हो, या वो तुम्हारी स्टेटमेंट पे विश्वास कर लेगा? स्टेटमेंट पे प्रोफेशनल के साइन है, एक पार्टनर के साइन है, और उन्होंने क्या लिखा स्टेटमेंट पे कि हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी। तो ये पॉइंट कह रहे हैं आरओसी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के विश्वास कर लेगा कि आपने क्लॉज ए यानी आपका बिजनेस लीगल है, वो ये विश्वास कर लेगा, वो आपकी चेकिंग करने नहीं आएगा। पढ़ना एक बार, द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी एज, इसको अंडरलाइन करना, एज वो आपकी स्टेटमेंट को प्रूफ मान लेगा। किस बात का प्रूफ मान लेगा बेटा बताओ? दैट रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज ए का मतलब क्या लिखोगे यहां पे? लॉफुल बिजनेस। वो मान लेगा कि आपका लॉफुल बिजनेस वाली फॉर्मेलिटी आपने कंप्लाई, यानी वो पूछता है कि तुम लॉफुल बिजनेस कर रहे हो, वो स्टेटमेंट देख के विश्वास कर लेता है। स्टेटमेंट देख के विश्वास कर लेता है। बोलो, अरे आवाज नहीं आई। हाँ जी, बोलो, क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल अब देखिएगा। अब क्या है, कोई दो दोस्तों जरा बताना, सर्टिफिकेट कौन इशू करता है दोस्तों? आपको बताना। आरओसी जो सर्टिफिकेट आपको देगा उस पे आरओसी के साइन होंगे या उसकी स्टैंप लगी होगी? द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन। अब ये कौन से सबसेक्शन क्लॉज किसकी बात हो रही है? ये सेक्शन 12 की बात हो रही है। ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो, सेक्शन, इधर देखो, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 ये रहा। क्लॉज बी कौन सा है दोस्तों बताना? वो जो सर्टिफिकेट आपको देगा उस पे उसके साइन होंगे और उसकी स्टैंप लगी होगी। सुनाई दे रहा है? जो सर्टिफिकेट देगा उस पे साइन होंगे और उसकी सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सबूत होगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। दोबारा, सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस को अंडरलाइन करो, मतलब कांट बी चैलेंज्ड। कंक्लूसिव प्रूफ के सामने लिखो कांट बी चैलेंज। एक बार अगर सर्टिफिकेट मिल गया ना तो एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर एक बार एलएलपी को क्या मिल गया तो बताओ उसकी इनकॉर्पोरेशन को कोई चैलेंज माना जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन गलत है, या माना जाएगा इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल सही है? माना जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल सही है। क्या बात क्लियर है? तो 11-12 में डिफरेंस समझाओगे जल्दी से? भाई आवाज नहीं आई। 11-12 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट जमा करानी है, कौन सा सेक्शन? और बच्चों बताओगे मुझे जल्दी से? 12 कौन सी बात कर गया? आरओसी रजिस्टर करके आपको डॉक्यूमेंट दे देगा। बोलो भाई, बोलो भाई, आवाज नहीं आई। अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो। और सुनाओ क्या हाल चाल? कुछ खास पढ़ा नहीं अभी। हमने 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा। नहीं यार, 6 सेक्शंस हो गए। मैं तो फिंगर पे काउंट कर रहा था। खास तो पढ़ा है यार। हाँ, नहीं मेरा सवाल, खास तो पढ़ा है। थक जाते हो बच्चों तुम लोग। अब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ तुम्हारे में वो एनर्जी नहीं है जो फाउंडेशन में थी। मेरी एनर्जी पूरी है। हाँ जी, मेरा डाउट, मेरा सवाल, मेरी एनर्जी पूरी है, तुम्हारी एनर्जी डाउन है। हाँ जी, नहीं मेरे को, मैंने इंटेंशनली अपनी क्लास लास्ट में लगवाई है। मैं आपको बताऊं, इंटेंशनली। मुझे है कि बच्चे बुझ जाते हैं, बच्चों को वापस रिवाइव करना है। नहीं तो अगर ये क्लास टैक्स की हो जाए ना या अकाउंट्स की हो जाए तो आप लेट जाओ, आपको उठा उठा के लेके जाना पड़ेगा बाहर। हाँ जी, मेरा सवाल, कैन वी नाउ प्रोसीड? नहीं बेटा, आ जाएगी, थोड़ा सा हैबिट बनाओ, थोड़ा सा हैबिट बनेगी, बन जाएगी हैबिट, ऐसी बात नहीं है। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? 13, 14, 13 नहीं पढ़ेंगे, 14 1 मिनट में निपट गया, बिना पढ़े निपट गया। 14 पता है क्या है? एक बार बता दो, एलएलपी जिस दिन रजिस्टर हो गई, क्या उसका बर्थडे आ गया, बर्थ हो गया?
क्या अपने नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है? अपने नाम पे कोर्ट में केस कर सकती है? कब से कर सकती है? जो डेट उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखी उस दिन से वो जो करना चाहे अपने नाम पे। कौन सी डेट से? पढ़िएगा, ऑन रजिस्ट्रेशन। आहा, 13 नहीं पढ़ाया, 14 निपटा भी दिया मैंने। ऑन रजिस्ट्रेशन बेटे, ऑन LLP shall by its name capable of suing and be sued। suing का मतलब केस कर देगी, be sued का मतलब कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। suing वो कर रही है, be sued कोई उस पे कर रहा है। अगला सवाल बी पॉइंट पढ़ो बेटा। क्या एक्वायर खरीद सकती है? ओन अपने नाम पे ओनरशिप ले सकती है? होल्ड रख सकती है? डेवलप बिल्डिंग बना सकती है? डिस्पोज बेच भी सकती है कोई प्रॉपर्टी? अरे खरीदे, बेचे, बनाए, जो करना है करे। चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल है, चाहे टैंजेबल है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स ये क्या होती हैं? इंटैंजेबल। कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकती है, बेच सकती है। हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड टू हैव वन। कोई याद कराएगा व्हाट इज कॉमन सील? LLP की स्टाम्प, उसके सिग्नेचर। अगर स्टाम्प रखोगे LLP अपने सिग्नेचर कैसे करेगी? उसके पास हो सकता है कॉमन सील हो। कॉमन सील एक स्टाम्प होगी LLP की, जिस कागज पे कॉमन सील लगा दी माना जाएगा किसने साइन कर दिए? LLP ने। लॉ कहता है LLP का इनकॉर्पोरेशन, अगेन कॉमन सील रखनी कंपलसरी नहीं है। जैसे कंपनी के लिए कॉमन सील रखनी कंपलसरी नहीं है, ऐसे LLP के लिए भी कॉमन सील रखनी। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट, क्या LLP अपने नाम पे जो मर्जी काम करना चाहे कर सकती है? बस वो सारे काम जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है, बट वो काम क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। लो जी, 14 भी निपट गया, 14 भी निपट गया, 15 16 अभी नहीं, 15 16 17 तो 18, अरे 22। आहा, एक लाइन का है 22 भी, निपटा देते हैं। अरे निपटा देते हैं। बात हुई थी 3:15 तक नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। आपने नहीं बोला, मैंने बोला 3:15 तक नहीं पढ़ाऊंगा। अभी LLP चल रहा है तो मैं जल्दी भी छोड़ जाया करूंगा क्योंकि हल्का है लॉ अभी, है ना। मेरा सवाल बताओ बेटा बोर्ड पे देख के। 22 मेरा क्वेश्चन LLP में सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो। 22 खत्म। हाँ जी, मेरा डाउट सब बच्चों से, 22 खत्म कर देंगे भाई। हाँ जी, अच्छा अच्छा, किसी को रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई? फर्स्ट वीक ऑफ, वो 3 या 4 तारीख को आएगा। होली कब की है यार? भगवान बस होली मत खराब करना बच्चों की। चलो जब मर्जी की हो, मैं तो ये कह रहा हूं भगवान जी होली मत खराब करना हमारे बच्चों की। हाँ नहीं, मेरा सवाल, अच्छा बेटे मेरी एक सलाह है सबको, अपनी फाउंडेशन की किताबें कुतुबें निकाल के साफ कर लेना, साफ कर लेना। किसी को देने के काम भी आ सकती हैं और दूसरे काम भी आ सकती हैं। नहीं, आज मैं इंटर की क्लास ले रहा था तो रेगुलर बैच में, तो ना अमेंडिंग है, उनका खत्म हो रहा है बैच। मैंने उनका अमेंडमेंट्स लिखवाई आज। मैंने कहा देखो तुम्हारा सितंबर अटेम्प्ट है, सितंबर कौन सा बेटा? सितंबर 26। मैंने कहा ये अमेंडमेंट्स हैं लॉ में, लिख लो। कुछ अमेंडमेंट्स थी जो सितंबर 26 के लिए नहीं है, जनवरी 27 के लिए तुम्हारे लिए। तो मैं उनको वो कह रहा, मैंने कहा ये अमेंडमेंट भी लिख लो। कहते सर हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं, क्यों लिख लो? मैं कहा बेटा बुरा वक्त क्या नहीं आता, मैं तुम्हें 26 के लिए पढ़ा रहा हूं। अब तुम बाय डिफॉल्ट अगर जनवरी 27 में पहुंच गए तो बार बार मेरे पास मत आना सर अमेंडमेंट क्या है, तुम्हें मैं पहले लिखवा रहा हूं। अब जैसे तुम जनवरी 27 दे रहे हो तो मैं जनवरी 27 की भी करवाऊंगा, मई 28 वाली भी करवा दूंगा साथ में। बेटे एक अटेम्प्ट का मार्जिन तो लेके, नहीं एक अटेम्प्ट का मार्जिन तो लेके चलना चाहिए। नहीं मैं तो मार्जिन लेता हूं। हाँ जी, नहीं सीए इंटर आसान नहीं है, आसान नहीं है भैया। इंटर की गलतफहमी मत लेना। इंटर मांगती है डेडिकेशन, इंटर मांगती है बहुत एफर्ट्स। मैं सिर्फ ये बोल, कोई गलत बात नहीं मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस टैक्स की करना, क्योंकि ग्रुप 1 में फेल कराता है टैक्स।
जैसे फाउंडेशन में लॉ फेल कराता है, इंटर में ग्रुप 1 में फेल टैक्स करवाता है। मैं आपको बच्चे दिखा सकता, लॉ में कोई बच्चा रेयर मिलेगा जो कहेगा मेरे 40s में आए। बाय डिफॉल्ट हर बच्चे के 50s ऑनवर्ड से, मतलब मैंने ऐसे बच्चे देखे फाउंडेशन के जो लॉ में फाउंडेशन में .40 बट इंटर में 58 62। इंटर में लॉ नहीं मार पाता क्योंकि लॉ लिखना आ जाता है ना। प्रॉब्लम किस में आती है? टैक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है लेकिन तबियत से फेल कराता है टैक्स। इस बार के बच्चों को भी देख लेना आप, जो बच्चे पढ़ के आए हैं टैक्स, उनका भी यही हालत है। टैक्स यूट्यूब भी कहता है, मैं नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे ऐसा कहते हैं, यूट्यूब भी कहता है सब बच्चे रो रहे होते हैं टैक्स में, क्योंकि टैक्स ना थोड़ा खतरनाक है। क्लास के अंदर खतरनाक नहीं है बट लेकिन पेपर उसका हार्ड है। आओ जी पढ़े 22, कर ले खत्म। नहीं करना नहीं करेंगे, बोलो नहीं करना। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। चलो जाओ ऐश करो।